गुड इवनिंग अभिषेक। हो गया सर। गुड इवनिंग सर। ओके सर, गुड इवनिंग। ओके, तो अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना? रिकॉर्डिंग मैसेज Yes, sir. मिला होगा, देखना ना। ठीक है सर, लास्ट दिन कंपनी लॉ में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट में डिस्कशंस किया था वो क्या था? एमओए के बारे में पढ़े थे सर। एमओए के बारे में नहीं पढ़ा था सर, कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात किया था। हाँ मतलब वो भी आया था। हाँ, एमओए के बारे में मैंने अभी डिस्कशंस डिटेल्स में नहीं किया। हेलो, हाँ बोलो सर, सैनॉन आया क्या? नहीं है। हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। शालिनी कुछ बोल रहे हो? सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर मैंने किया नहीं अभी तक। आप मुझे देख पा रहे हो ना? नो सर। मुझे भी नहीं देख पा रहे हो, एक बार रिज्वाइन करो। ओके सर। रिज्वाइन करो एक बार। हाँ सर, तो मैं बोल रहा था कि सर हम लोगों ने लास्ट दिन ये पढ़ा था कि कंपनी रजिस्टर कैसे किया था। जिन लोगों का प्रीवियस लेक्चर मिस है मैं उनको शेयर करूंगा सर, इसी वीक में मैं सारा, जिनका जो भी बैकअप है मैं सारा बैकअप शेयर करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में हम लोग लास्ट वीक बात किया। एक कंपनी बनाने के लिए आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट में ध्यान देना पड़ता है। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, चाहे आप फाउंडेशन लेवल का बात करो या फिर इंटरमीडिएट लेवल का बात करो, हर लेवल में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन रियल लाइफ दैट मीन्स जब आप लोग एज ए प्रोफेशनल जब आप लोग काम करोगे, ठीक है, एज ए चार्टर्ड, एज ए CS, एज ए CMA, ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानना पड़ता है। सर क्यों? क्योंकि आप ही लोग तो हो बिजनेस के बारे में नॉलेज रखने वाले। तो अगर किसी को कंपनी बिल्ड करना है, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, 1 पर्सन कंपनी हो, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज होता है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में थोड़ा बात किया। जिन लोगों ने नहीं किया वो बाद में पढ़ लेगा सर। बट यहाँ पर खेल क्या है सर, कंपनी रजिस्टर तो हो जाएगा, बट कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर में ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि जो आज का मेरा डिस्कशन है दैट इज शेयर कैपिटल, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल। सर बिजनेस करना है तो कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना सर? आप लोग जानते हो कि जब किसी को बिजनेस करना होता है तो उस पर कैपिटल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैपिटल इन द सेंस बिजनेस के लिए जो पूंजी चाहिए होता है, जो पैसा चाहिए होता है, जिसको लेके बिजनेस में कोई बिजनेस आता है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट कि चाहे वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी हो, जैसे आज एक कंपनी लिस्टेड हुआ है, आई डोंट नो, मुझे जितना याद आ रहा है सर, मैं आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस किया था। एक स्टॉक मार्केट कंपनी है, रिसेंटली स्टॉक मार्केट में आज ही लिस्टेड हुआ है। मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी बोल के। याद आ रहा है सर? सिरमा SGS के बारे में मैं क्लास में, ये वाला क्लास में या फिर किसी और क्लास में डिस्कस किया था कि कंपनी से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है तो कंपनी अपना कैपिटल, कुछ कैपिटल उनके पास होता है, उसी के बेसिस में वो कब और भी मार्केट से कैपिटल उठाने के लिए आते हैं। क्या करेगा बिजनेस कैपिटल लेके? कंपनी कंपनी कैपिटल लेके क्या करता है? कंपनी कैपिटल लेके क्या करता है? बिजनेस करता है। तो लेकिन सर, लगाता है। हाँ बिजनेस पे लगाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इज दैट सर, कंपनी ये कैपिटल उठाने का राइट कैसे मिलता है? ये कंपनी लॉ डिसाइड करता है। कंपनी लॉ डिसाइड करता है कि एक कंपनी का ऑथराइज कैपिटल क्या होगा, एक बिजनेस का ऑथराइज कैपिटल के बेसिस में उसका इशूड कैपिटल क्या होगा, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगा, पेड अप कैपिटल क्या होगा, ठीक है, और इसका क्या मतलब है। और अगर कंपनी लॉ में आप ये सब चीज जानते हो ना, इसी के बेसिस में अकाउंट्स में काम होता है। जब आप अकाउंट्स करते हो ना, वहां पर देखना, अकाउंट्स में, फाइनेंस में जब आप अकाउंट्स करोगे मैम के पास, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पर कंपनीज ऑथराइज कैपिटल बोल के आपको दिखेगा।
तो अकाउंट्स लॉ में ध्यान नहीं देता है, अकाउंट्स अपना हिसाब में ध्यान देता है। लेकिन लीगल मैटर क्या है? लीगल मैटर कंपनी चलाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसमें बात करता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं मेन पॉइंट्स में आ जाता हूँ सर। ये बेसिकली कंपनी लॉ का बेसिक्स एरिया है, ठीक है, जिसके बारे में अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे जिन लोगों का प्रीवियस कंपनी लॉ का लेक्चर्स नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। जिन लोगों ने कर लिया रिवाइज करना है, जिन लोगों ने नहीं किया उनको मैं बाद में कराऊंगा, अभी रिकॉर्डेड भी दूंगा। लेकिन अभी देखना यही है सर, देखना ही है कि ये जो शेयर कैपिटल का खेल है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से जानना चाहिए सर, क्योंकि इसके बेसिस में पूरा खेल बना रहता है। जैसे लास्ट दिन मेरा आपके साथ डिस्कशन क्या था, कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। ये देखिए सर, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट में बोला गया है, ठीक है। इसमें प्रोमोटर कौन है, ठीक है, कंपनी रजिस्टर करने के पीछे का, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के पीछे क्या रूल्स रेगुलेशन होता है, जो सेक्शन 3 बताते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। सर लॉ है, लॉ जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना, लॉ के अंदर आपको सेक्शन याद करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो ये कंपनी लॉ का बेसिक्स एरिया है, जो फाउंडेशंस में तो पढ़ना ही पड़ता है, एंट्रेंस में पढ़ना ही पड़ता है, इवन इंटरमीडिएट, इवन एज वेल एज फाइनल लेवल में भी आपको ये बेसिक क्वेश्चंस कर सकता है। और बेसिक क्वेश्चन नहीं है, बेसिक इज अ फाउंडेशन। मैं देख रहा हूँ सर स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा है, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है ना, आप दिक्कत में पड़ जाओगे। तो इसलिए बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि आज ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुआ, इसके बारे में मैं मतलब लास्ट बहुत दिनों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट क्लास में तो डिस्कस कर ही रहा हूँ, और कंपनी लॉ में भी मैंने शायद डिस्कस किया, या फिर किसी और क्लास में मैंने डिस्कस किया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किस क्लास में किया था। फाइनेंस के क्लास में डिस्कस किया था, इसका मैं केस स्टडीज किया था, और मैंने बोला था कि कंपनी अच्छा करेगा। तो जो भी हो, ऐसे केस स्टडीज करता रहता हूँ और कंपनी के बारे में सोचता रहता हूँ। जो लोग ये सब क्लास थोड़ा बहुत सुने उनको जरूर पता होगा। ये देखो सर, ये कंपनी 19% प्रीमियम में आज मार्केट में आया है सर, प्रीमियम में मार्केट में डेब्यू किया है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। सर इसमें कहना क्या चाहता हूँ मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लॉ के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये जो कंपनी मार्केट में आया, ठीक है, ये जो कंपनी मार्केट में आया, इसका मार्केट में आने के पीछे कुछ रूल्स काम करता है, कुछ कंपनीज एक्ट काम करता है, ठीक है, कि कंपनी कितना पैसा मार्केट से उठा के लेके जाएगा, कंपनी कितना पैसा मार्केट से उठा के लेके जाएगा। बस एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ आपको। सिरमा एसजीएस शेयर प्राइस अभी जस्ट मार्केट में आया है आज ही, मैक्सिमम आज के दिन ही ये कंपनी 220 में इसका शेयर बिक रहा था सर। आई थिंक जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास सुनते हो या फिर फाइनेंस के क्लास में थे, उनको पता है कि केस स्टडीज क्या हुआ था। सर ठीक है, डोंट वरी, ऐसा और भी बहुत कंपनी आता रहता है, मैं बात करता रहता हूँ, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अब बात को समझो, एनालिसिस ठीक है, एनालिसिस अच्छा हुआ है, मार्केट में 220 टका में आया था और आज मार्केट में 312 हाईएस्ट गया है, तो ऑलमोस्ट 41% का रिटर्न दिया है एक दिन में, एक दिन में 41% का रिटर्न दिया है, मतलब आज ही आके आज ही 41% का रिटर्न दिया है। तो मैंने बोला था बाई करने के लिए, जिन लोग स्टॉक मार्केट के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए। तो मेरा पॉइंट अभी वो नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कितना कैपिटल मार्केट से उठाना चाहता है, कितना इशू करना चाहता है, कितना ऑथराइज्ड है, ये सब मैटर में मैं डिस्कस किया था, ठीक है, कि कितना पैसा लेके मार्केट में आना चाहता है, मार्केट में कितना इशू करना चाहता है, कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, ठीक है, दैट इज माई पॉइंट, ठीक है। ऐसा सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, ये जो सब्सक्रिप्शन हुआ है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तभी जाके कंपनी, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है जानते हो, हाई डिमांड है, हाई डिमांड था, मतलब स्टॉक अच्छा था, इसके बारे में मैंने एनालिसिस भी दिया था, ठीक है, इसके बारे में मैंने एनालिसिस भी दिया था, आपको दिखाता हूँ। मतलब बिजनेस का मैं आपको अगर थोड़ा चला गया, इसका इसका बिजनेस डिटेल मुझे कहाँ मिलेगा, जीरोधाम में मिलेगा क्या, देखते हैं। जीरोधाम में ये सिरमा एसजीएस, ये सेबी के साइड में लेके चला गया सर मुझे, इस सेबी के साइड में, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साइड में जाके आप इसका डिटेल्स निकाल सकते हो। ये लिस्टेड हो चुका है कंपनी, ये बिजनेस इसका काफी पहले लिस्टेड हो चुका था, अभी ये स्टॉक मार्केट में आ गया, मतलब और बढ़ाने के लिए। ये स्टॉक मार्केट में कैसे आ गया सर,
बिजनेस को और डेवलप करने के लिए। समझ रहे हो सर? अब ये इसका डेटा आपको सेबी के साइड में मिल जाता है, ठीक है। जो कुछ भी होता है ना सब एज पर क्या होता है, एवरीथिंग इज एज पर स्टॉक मार्केट, मतलब एज पर लॉ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, मैं इसको डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे लैपटॉप में ना स्टोरेज नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ, डाउनलोड करने के लिए बहुत जगह चाहिए, पूरा फुल हो चुका है, ठीक है। एक्चुअली मुझे काफी दिनों से टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं थोड़ा समय नहीं दे पा रहा हूँ। ये देखो सर, पीसी का हालत बहुत खराब है, इसलिए ना मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ बहुत सारा डेटा। अब यहीं से थोड़ा देख लो सर, ये देखो इसके बारे में एडवांस लेवल में जब आएंगे ना कंपनी लॉ में, मैं आपको इसका भी बात करूंगा। एक चैप्टर आएगा सर, शेयर अलॉटमेंट, प्रोस्पेक्टस, तब मैं इसका डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखो, एवरीथिंग इज एज पर कंपनीज एक्ट, देख पा रहे हो सर, सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। और इस डेटा के अंदर ना लिखा हुआ है, इस डेटा के अंदर ना लिखा हुआ है कि कंपनी कितना शेयर के लिए आना चाहता है। ये देखो साइज ऑफ द इशू कितना बता रहा है, इक्विटी शेयर एग्रीगेटिंग अप टू 7,6660 मिलियन, मतलब 766 करोड़ का इशू साइज लेके आया है सर। इशू साइज, इशू मतलब इतना इशू कर रहा है, मतलब ऑथराइज है तभी इशू कर पा रहा है। समझ पा रहे हैं सर आप लोग कुछ? हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हेलो सर, बताइए मुझे, क्या आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली ये शेयर जो आया था मार्केट में, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ। एनालिसिस तो स्टॉक मार्केट क्लास में मैंने किया ही था, बट आपको बस इतना दिखाना चाहता हूँ। देखो, जिस लोगों ने भी आज लिया स्टॉक को, कम से कम आज तो नहीं लिया, कम से कम एक हफ्ता पहले इसका लिस्टेशन प्रोसेस हो गया था। 12 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच लिस्टिंग डेट आज हुआ। 209 से 220 का रेंज था। नॉर्मली लोग हाईएस्ट दाम पे ही बीड करता है। कम से कम 68 शेयर आपको खरीदना है तो लेना चाहिए था। बाकी मैं प्रोस्पेक्टस आपको दिखा रहा हूँ, DRHP कहते हैं। प्रोस्पेक्टस के बारे में एडवांस कंपनी लॉ के क्लास में मैं बात करूंगा, ठीक है, कि कितना तरह का प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है। बट ये बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ है, तो धीरे धीरे मैं उसमें भी आ जाऊंगा सर। जिन लोगों का एडवांस लेवल डिस्कशन होगा, नॉर्मली इंटर फाइनल लेवल में एडवांस डिस्कशन है, तो मैं उसमें बात करूंगा। लेकिन चाहे एडवांस बात करें या बेसिक बात करें, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना है सर। यहाँ पर आप एक चीज देखो, ये कंपनी का फाइनेंशियल स्नैपशॉट है, मतलब बेसिकली कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशंस है। लेकिन मैंने इसके बारे में बिजनेस क्या करता है, कौन सा चीज बनाता है बिजनेस, अच्छा इस तरह का बिजनेस बेसिकली ये ना हार्डवेयर बनाता है। ये जो सिरमा SGS टेक्नोलॉजी है, एक चेन्नई बेस्ड हार्डवेयर बिजनेस करता है। हमारे देश में जो बाइक में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, आपका क्या बोलते हैं उसको, अरे सर वो एक्वागार्ड वगैरह होता है ना, वाटर प्यूरिफायर, ठीक है, उसमें जो यूज होता है ना, वो सब चीज बनाता है ये कंपनी, ठीक है। ये बिजनेस ये गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नाउ। ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, स्टॉक मार्केट क्लास में मैं ये सब फंडामेंटल मैटर में डिस्कस करता हूँ। फिलहाल छोड़ो अभी, ठीक है, क्योंकि हमें लॉ में जाना है, जल्दी जल्दी मुझे लॉ में पहुंचना है। मैं आपको लॉ को समझाने के लिए इतना सारा बात यूज कर रहा हूँ सर, क्योंकि लॉ में क्या है ना, ये देखो, अब एक चीज देखो, आप लोग सिर्फ रटोगे तो मुश्किल में आ जाओगे। जस्ट लुक एट लॉ क्या बताता है, देखो मैं आपको क्या बताया, कंपनी को फॉर्म करना है तो पब्लिक कंपनी बनाना है आपको, तो सात कम से कम मेंबर चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है। प्राइवेट कंपनी के लिए 2, मैक्सिमम 200। 1% कंपनी बनाना है तो एक बंदा आज के डेट में एक कंपनी बना सकते हैं। 2013 कंपनीज एक्ट ये परमिशन उसको देता है। चलो सर, ये तो अच्छा बात है, कंपनी फॉर्मेशन का जो मैं लास्ट दिन भी बताया था, लास्ट वीक, तो ये तो ठीक है। लेकिन जब बात आता है कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पर लॉ क्या बताता है, देखो लुक एट सर, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। मैं क्यों इतना सारा बात आपके साथ कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, ध्यान से बात को समझे सर। मैं आपको बिना प्रैक्टिकल बताते हुए, अगर मैं प्रैक्टिकली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको मैं छोड़ के अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाऊँ, डायरेक्ट आगे मैं बाद में आता हूँ सर, फिर से आ जाऊंगा सिरमा में, फिर से बात करूंगा। एक बार मैं किताबी बात देख लेता हूँ, बुकिश लैंग्वेज क्या बताता है, डेफिनेशंस क्या बताता है। बट सिर्फ डेफिनेशन जान के क्या करोगे, आज पढ़ोगे कल भूलोगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर समझ जाओगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जाने, लोग बिजनेस के बारे में जाने, क्योंकि आप ये सब जानोगे ना, आपका प्रैक्टिकल दिमाग एक्सपोज कर, मतलब काफी ज्यादा, मतलब क्या बोले सर, रिच होगा, आपका दिमाग रिच हो जाएगा। और दिमाग जब रिच बन जाएगा ना, तो ये सब किताबी बात आपको किताबी बात नहीं लगेगा। ये सब ना वर्ड्स नहीं है, दीज आर नॉट सेंटेंसेस,
ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। लॉ को लोग सोचते हैं कि लॉ को बंगाली में हम लोग एक बात करता है सर, मुखस्त करते हो, हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में मगअप करना है। मगअप क्या करोगे? देखो सर, मगअप करके कितना याद रख पाते हैं, चलो देखते हैं। तो टर्म कैपिटल हैज अ वैरायटी ऑफ मीनिंग। लॉ क्या बताते हैं? कैपिटल का अलग अलग मतलब है। इट मीन्स टू वन थिंग टू इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट के लिए कैपिटल का एक मतलब है, अनदर टू अकाउंटेंट्स, एंड स्टिल अनदर टू बिजनेसमैन एंड लॉयर। ध्यान से सुनना बात को। इन रिलेशन टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये सब बात मैंने प्रीवियसली थोड़ा बताया, जिन लोगों का बैकअप चाहिए मैं उन लोगों को जरूर दूंगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब इसका मतलब क्या होता है? लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी का क्या मतलब है सर? लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी मार्केट में बिजनेस करता है और उसका लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो इन फ्यूचर अगर कंपनी का कोई भी मार्केट में लाइबिलिटी क्रिएट होता है ना, तो शेयर होल्डर उतना लाइबिलिटी चुकाएगा जितने का वो पहले से वादा किया है। ठीक है, तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स का कॉन्सेप्ट है, डिटेल्स डिस्कशंस में पहले कर चुका हूँ। ठीक है, तो सिंपल बात है, कंपनी के लाइबिलिटी में शेयर होल्डर का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। तो फिर लाइबिलिटी किसका होता है? मतलब मानो कि एक बिजनेस है, एक कंपनी है, मार्केट से लोन लिया है, अगर कंपनी लोन चुकता नहीं कर पाता है और अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो जो बिजनेस कर रहा है कंपनी का मेंबर्स, कंपनी का मेंबर या फिर शेयर होल्डर, ध्यान से बात को समझे, अगर कंपनी ने लोन लिया, कंपनी के नाम पे लोन हुआ, से फॉर एग्जांपल टाटा ने लोन लिया, रिलायंस ने लोन लिया, या फिर कोई भी एबीसी लिमिटेड ने लोन लिया, तो लोन रीपे किसको करना पड़ेगा? कंपनी को करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट काम करता है यहाँ पर, कंपनी अलग बिजनेसमैन अलग। तो लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है ना, जब कंपनी का मार्केट में लाइबिलिटी होता है ना, तो वो कंपनी ही देगा। कंपनी देगा मतलब कंपनी के नाम पे जो एसेट्स हैं, उसी एसेट से कंपनी का लोन या लाइबिलिटी चुकता किया जाएगा। और लिमिटेड बाय शेयर्स होने के कारण शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स पे किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। ये चीज मैंने पहले बात कर चुका था। ठीक है, बेसिक्स के स्टार्टिंग में इसका डिटेल्स डिस्कशंस मैंने किया। जिन लोगों ने कर चुका या क्लास बाय चांस मिस है, प्लीज एक बार देखो, बहुत वाइटल डिस्कशंस है। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होता है। अभी छोड़ो सा ना, अभी थोड़ा सा हम लोग कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर मतलब कंसेंट्रेट करते हैं। तो वर्ड कैपिटल मींस शेयर कैपिटल, ध्यान से बात को समझे। अब देखो, इकोनॉमिस्ट ने कैपिटल का मतलब क्या समझ रहा था? इकोनॉमिस्ट क्या समझता है जानते हो? कैपिटल क्या होता है इकोनॉमिस्ट के लिए? ये सारा का सारा नेचर जो है ना, रिसोर्सेस, वो कैपिटल है। समझ रहे हो सर? इकोनॉमी में बात करने स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोगों का माथा खराब कर लूंगा मैं। इकोनॉमी के लिए जंगल, पहाड़, माइन सब कैपिटल है। ये दुनिया का कैपिटल है, जिसके पास जो है वो उसका कैपिटल है। कैसे? जैसे दुबई के पास तेल है, वो उसका कैपिटल है, उसी से पैसा बनाता है वो। इकोनॉमी कैपिटल को अलग लेवल में सोचता है। अकाउंटेंट बिजनेस के लिए कैश टू कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट में काम करता है। बिजनेसमैन, लॉयर अपना अपना कैपिटल सोचता है। बट हम लोग लॉ की नजर से कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल समझते हैं। हम लोग लॉ में बिजनेस में जो लीगल मैटर मेंटेन होता है ना, उसमें शेयर कैपिटल आ जाता है। शेयर कैपिटल मतलब बिजनेस तो अपना कैपिटल कर रहा है, लेकिन इसमें शेयर होल्डर का क्या कॉन्सेप्ट है? शेयर कैपिटल। इसको हम लोग, शेयर कैपिटल भी अलग अलग तरीका का होता है सर, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। ये देखो सर, नेक्स्ट डिस्कशन वही है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। शेयर्स के बारे में बात करूंगा सर, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कुछ केस स्टडीज भी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा रुक जाइए। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता कि कैपिटल क्या है। अगर ये समझ जाते हो ना सर, उसके बाद मैं आपके साथ ये सब बात करता हूँ। ध्यान से समझो बात को। जब हम लोग कंपनी बैलेंस शीट, एसेट्स, ये सब डिस्कशंस करते हैं ना, तो आपको कंपनी लेवल में ये सब डिस्कशंस जब भी होगा आपको समझ में तभी आएगा। कैपिटल और फिगर इन टर्म्स सो मेनी रुपी डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। समझो सर, शेयर कैपिटल क्या होता है? एक बिजनेस के पास जितना पूंजी होता है, उसको जब कंपनी के शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, कंपनी का पर शेयर के वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो शेयर कैपिटल बन जाता है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करूँ ना, मानो कि आपके पास 5 करोड़ है। एक सिंपल शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आपने 5 करोड़ लगा के एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 5 करोड़ का बिजनेस। सर 5 करोड़ कैसे? सर आपका जो भी बिजनेस है ना, उसको बनाने के लिए आपको 5 करोड़ का एसेट लगा, या फिर जो भी प्रोडक्ट है, खर्चा, दुकान बिल्ड करना,
या जो भी प्रोडक्ट है उसको बाई करना, ठीक है, दुकान को सेटअप करने का कॉस्ट, पूरा मार्केट में आके बेचना है, उसके लिए एक भाड़ा लेना है, या दुकान को बिल्डअप करना है, या मैन्युफैक्चरिंग करना है, वॉट एवर यू वांट टू डू, ठीक है, आपको 5 करोड़ का पैसा चाहिए था। अब यही 5 करोड़ क्या है जानते हो? अगर मैं आज के डेट में किसी को पूछूं कि भाई आपका 5 करोड़ का सेटअप है, तो बिजनेस का वैल्यूएशन कितना होगा? तो मुझे बता सकते हो? अगर कोई 5 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसका बिजनेस का वैल्यूएशन क्या होगा? एनी आइडिया सर? ट्राई। हम लोग वैल्यूएशन पे बात करते हैं। नहीं सर, ऑथराइज कैपिटल तो बाद में। सिंपल, अगर बिजनेस 5 करोड़ है ना आज के डेट में, जब जिस दिन आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उस दिन अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ का है तो उसका वैल्यूएशन 5 करोड़ का है। लेकिन ये वैल्यूएशन बढ़ता है, ये वैल्यूएशन डे बाय डे इंक्रीज कर जाता है। हम लोग मार्केट में सुनते हैं कि मतलब हाई वैल्यूड बिजनेस, बिजनेस का वैल्यूएशन बहुत हाई है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, जैसे कि पेटीएम, जैसे कि जोमेटो, इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है। वैल्यूएशन क्यों हाई होता है? फ्यूचर के बेसिस में, वैल्यूएशन फ्यूचर के बेसिस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बस सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि आज के डेट में आपका बिजनेस सेट हो रहा है, 5 करोड़ आपका बिजनेस का टोटल जो भी आपने स्टार्ट करने के लिए जुगाड़ किया, ठीक है, वो आपका 5 करोड़ हो गया। अब शेयर कैपिटल क्या होगा फिर? फिर इस 5 करोड़ को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो। अब फेस वैल्यू क्या होता है? कंपनी अकाउंट्स आप लोग करते हो बचपन से, 11-12 लेवल से ही कंपनी अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट होता है सर। वहां पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि एक कंपनी का शेयर का वैल्यू कम से कम 10% रखा जाता है। 10 की जगह अगर कोई बोलेगा नहीं मैं अपना शेयर का वैल्यू 2% रखना चाहता हूँ, 2 रुपीज, वो भी कर सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट स्टैंडर्ड इज 10। स्टैंडर्ड इज 10, पॉइंट टू बी नोटेड सर, स्टैंडर्ड 10। अगर मैं एक सिंपल, अच्छा 10 की जगह अगर 2 हो जाए तो कोई इशू नहीं है सर, 1 हो जाए तो कोई इशू नहीं है सर। जैसे ये जो सिरमा एसजीएस है ना, सिरमा का मोस्ट प्रोबेबली पर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज रखा गया मोस्ट प्रोबेबली। और एक रिसेंट और एक कंपनी आ रहा है, ड्रीम फोक्स बोल के कंपनी आ रहा है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसका भी मैं डिटेल्स थोड़ा चेक कर रहा था, ये वाला ड्रीम फोक्स सर्विस लिमिटेड, इसका भी मैं फंडर देख रहा था थोड़ा, ये भी इसका भी 2% शेयर का फेस वैल्यू है। लेकिन मैं अभी स्टैंडर्ड रेट यूज कर रहा हूँ, जो आप लोग बचपन में अकाउंट्स में करते थे, कंपनी अकाउंट सबको ही किया है मुझे पता है, क्लास 12 में कंपनी अकाउंट्स सभी कोई करता है, और वहां पर फेस वैल्यू का बात सभी कोई करता है। अब फेस वैल्यू क्या है सर? कंपनी का एक शेयर का कुछ तो वैल्यू होना चाहिए, वही मिनिमम जो वैल्यू होता है ना, उसको फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे मिनिमम पैसा अगर आज के डेट में कोई बताता है तो क्या होगा? 1 रुपी, मिनिमम 1 रुपी होता है ना हर चीज का, कुछ कुछ तो दाम हो भाई, 1% कम से कम दे दो, फ्री नहीं करना है। तो ऐसा शेयर का कुछ तो दाम लगा लो, तो वो जो कुछ तो दाम लगाने का बात होता है ना, उसको फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो 5 करोड़ अगर टोटल आपका कैपिटल, आपके पास पूंजी है, 5 करोड़ को अगर आप फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो 10% से, कितना कितना शेयर हो जाएगा? 5 करोड़ মানে बाय 10। আজকে শেয়ারের দাম যদি 600 টাকা চলে বা যেরকম যে কোনো কোম্পানি যেরকম চলছে মানে সেটাই ফেস ভ্যালু বলতে হবে। नहीं, जो जो मार्केट में चल रहा है वो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट में चलता है वो मार्केट वैल्यू है, और जो मिनिमम वैल्यू होता है उसका वो फेस वैल्यू है। दोनों में फर्क है सर, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू अलग होता है। फेस वैल्यू मतलब एक चीज का कुछ तो दाम होगा रे बाबा, बात को समझे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आईटीसी ले रहा हूँ, सिरमा का डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं पता नहीं, मैं एक बार आईटीसी का ही दिखा रहा हूँ। आईटीसी इज अ वेरी पॉपुलर कंपनी है ना मार्केट में। इसका करंट शेयर का दाम चल रहा है 312.90, एक शेयर का दाम, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ आईटीसी का फेस वैल्यू कितना चल रहा है, देखिए। मतलब ये फेस वैल्यू स्टार्टिंग में डिसाइड होता है, स्टार्टिंग में डिसाइड कर दिया जाता है कि मैं अपना फेस वैल्यू 10 रखूँ कि 1 रखूँ कि 2 रखूँ, कितना है? सर मार्केट प्राइस मैंने अभी आपको बताया 312.35। 312, दिस इज द आईटीसी का मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज डिफरेंट, मार्केट प्राइस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट फेस वैल्यू रोज रोज चेंज नहीं होता, लीगली इसको चेंज किया जाता है, लीगली चेंज किया जा सकता है। मतलब अगर किसी का शेयर 2% फेस वैल्यू था,
कंपनी चाहता है ना तो उसको स्प्लिट कर सकता है। क्या कर सकता है? स्प्लिट कर सकता है, 2 का शेयर को 1 कर देगा। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा और एडवांस लेवल में बात करूंगा सर। स्प्लिट ऑफ शेयर कहते हैं उसको। शेयर स्प्लिट करने से क्या होता है जानते हो? शेयर स्प्लिट करने से मार्केट का शेयर का दाम भी कम हो जाता है। लोगों को लगता है कि मार्केट में शेयर का दाम कम हो गया, एक्चुअल में कम नहीं होता, वैल्यू सेम रहता है। रिसेंटली ऐसा हुआ है सेल के शेयर के साथ, नहीं टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील का शेयर कुछ दिन पहले तक 900,000 में चल रहा था, अभी 107 में चल रहा है। अब जिसको नॉलेज नहीं है ना मार्केट का, उसको लगेगा कि ये तो गजब हो गया, 900 का शेयर 107 में कैसे आ गया। समझ रहे हो सर? कुछ दिन पहले तक भी ये शेयर अभी पूरा स्प्लिट हो चुका है, आपको इसको समझ ही नहीं आएगा। जिसको नॉलेज नहीं है, जो मार्केट के बारे में नहीं जानता, जो लॉ को नहीं समझता, ठीक है, जो लॉ नहीं समझता वो समझ ही नहीं पाएगा कि हुआ क्या है। अगर किसी ने 2 हफ्ता पहले टाटा स्टील को देखा था, 2 वीक्स बिफोर, 2 to 3 वीक्स मैक्सिमम, टाटा स्टील ने स्प्लिट कर दिया। फेस वैल्यू को चेंज करके स्प्लिट किया जाता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। थोड़ा एडवांस डिस्कशन हो जाएगा, अभी नहीं जाऊंगा सर, ठीक है, अभी नहीं जाना मुझे। तो स्प्लिट करके आप अपना मार्केट वैल्यू को भी कम कर सकते हो। तो व्हाट इज द पॉइंट हियर? फेस वैल्यू 1 चूज कर लो, फेस वैल्यू 2 चूज कर लो, फेस वैल्यू 10 चूज कर लो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कंपनी चूज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 10 तक ही ज्यादातर मार्केट प्रैक्टिस है। तो नाउ माय पॉइंट इज दैट कि अगर आपके पास 5 करोड़ है बिजनेस के लिए, 5 करोड़ को अगर आप 5 करोड़ को अगर आप फेस वैल्यू से डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपके पास कितना शेयर कैपिटल होगा? कोई मुझे मैथ्स तो बताए। क्या सर 50 लाख? समझ में कुछ आ रहा है सर? बताइए। 5 करोड़ को 10 से मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब टोटल कंपनी के पास शेयर कितना है? मार्केट वैल्यू से नहीं है, ये फेस वैल्यू से है। ये मार्केट वैल्यू नहीं है सर, दिस इज अ फेस वैल्यू। तो ये जो 50 लाख है ना, मान के चलिए कि आपका न्यू बिजनेस है, आप इस न्यू बिजनेस पे 5 करोड़ लगाया है और आपका फेस वैल्यू है 10 टका, तो 5 करोड़ को 10 टका से डिवाइड करते हो तो 50 लाख आता है। 50 लाख शेयर कैपिटल आपके पास है। अब ये शेयर कैपिटल को मैं ऑथराइज बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं सर? ऑथराइज्ड। मतलब आपके पास ऑथोरिटी है, आप मार्केट से 50 लाख शेयर विथड्रॉल कर, मतलब बेसिकली इशू कर सकते हो। जो आपके पास ऑथोरिटी है आप मैक्सिमम उतना ही इशू कर सकते हो। मतलब ये जो 50 लाख आया एज पर वैल्यूएशन आया। हेलो, कल अगर आपका बिजनेस का वैल्यूएशन 10 करोड़ हो जाएगा ना, तो आप सेबी के पास अप्लाई करके, आरओसी के पास अप्लाई करके अपना ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा सकते हो। यू कैन इंक्रीज योर ऑथराइज कैपिटल, बट उसके लिए बिजनेस वैल्यूएशन भी इंक्रीज होना पड़ेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है, सर बिजनेस वैल्यूएशन कैसे बढ़ता है? सिंपल एग्जांपल लेता हूं, बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। आज आपने 5 करोड़ से बिजनेस सेट किया, तो आज के डेट में प्रेजेंटली आपका बिजनेस का वैल्यूएशन 5 करोड़ है। कल अगर मैं मानो कि ये किसका बिजनेस होगा, किसको एग्जांपल में लूं? विश्वजीत, विश्वजीत को आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ओके चलो, विश्वजीत मान की तेरा बिजनेस है 5 करोड़ का, तेरे बिजनेस पे मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेगा मेरा इन्वेस्टमेंट? यस सर। मान की तेरा 5 करोड़ है ना, मैं तेरे बिजनेस में 1 करोड़ डालना चाहता, कितना परसेंटेज शेयर होल्डिंग देगा मुझे? 20% मुझे चाहिए। अरे आप लोग, ये रिसेंटली एक शो हुआ है, आप लोग नहीं देखा? क्या बोलते हैं शो का नाम क्या शार्क है? टैंक। शार्क शार्क टैंक। टैंक। शार्क टैंक। हो तो गया वो 5 करोड़ का उसका वैल्यूएशन है, 1 करोड़ आपने दिया तो 20% के मालिक आप हो तो गए। ठीक है, मानो कि मैं मानता हूं कि 20% मुझे चाहिए, ठीक है, 5 करोड़ का 20% ऐसे 1 करोड़ हो जाता है, थोड़ा और चाहिए मुझे। मैं मान के चलता हूँ कि मैं 30% शेयर होल्डिंग लेना चाहता हूँ। अब मानो कि 1 करोड़ का वैल्यूएशन, 30% अगर 1 करोड़ का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना सर? 1 करोड़ का वैल्यू 30%, मतलब 30% शेयर होल्डिंग मुझे मिलेगा 1 करोड़ के बदले, तो टोटल वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? 100%। 100% का वैल्यूएशन तो था वो 3,33,000 समथिंग हो जाएगा।
कैसे अब कैसे 30, सर अब आप 33 आप 33 करोड़ ले मतलब रहे हैं। आप 30% के लिए 1 करोड़ ले रहे हो, तो 100% का वैल्यूएशन 3 करोड़ 33 लाख 3,000 नहीं 33 33 करोड़ कुछ होगा देख। 33 करोड़ 3 लाख ऐसे आ रहा है, 3333। मतलब ऐसे करो ना कि 30% का हाँ हाँ वैल्यूएशन हाँ 1 33 करोड़ करोड़ है। सर 10 ठीक है, करोड़ होगा। कितना? 10 करोड़ सर। नहीं नहीं 10 करोड़ नहीं है। 33 करोड़ आ रहा अगर है। ऐसा करो 30% का वैल्यूएशन 1 करोड़ है, ठीक है, तो 1% का कितना? 1/30। ठीक है, 100% का कितना? 1/30 इंटू 100 कितना हो जाएगा? जो भी आएगा इसको इंटू 100 करना। ठीक है, तो 33 करोड़ का वैल्यूएशन हो जाएगा। जस्ट मैंने 1 करोड़ देके 30% लिया, तो ये बिजनेस 5 करोड़ का चल रहा था, अब इसका वैल्यूएशन हो जाएगा 33 करोड़ का। अब कोई बोलेगा सर ऐसा कैसे? सर ये हिसाब परसेंटेज से आता है, इसी तरह से बिजनेस का वैल्यूएशन जंप करता है। मतलब जैसे ही कोई बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाता है ना, जैसे ही किसी बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन शेयर का चंक देता है, शेयर का होल्डिंग देता है जो इन्वेस्ट करता है। शार्क टैंक में अगर आप देखोगे इसी तरह से हुआ है। ठीक है, किसी का बिजनेस 5 करोड़ है, मानो कि उसके बिजनेस में कोई 10 करोड़ लेके आना चाहता है। जैसे मानो मैं अगर 1 करोड़ छोड़ो, मैं 10 करोड़ लेके आना चाहता, अब 10 करोड़ तो मैं दूंगा। कोई बोलेगा सर नहीं, 5 और प्लस 10 15 करोड़ होना चाहिए ना वैल्यूएशन, लेकिन नहीं सर, इसमें मेरा शेयर होल्डिंग कितना मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करके बिजनेस का वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा। अब ये और 5 करोड़ का वैल्यूएशन तो नहीं रहेगा, लेकिन 10 करोड़ के बदले अगर 10 करोड़ के बदले मैं बिजनेस का 10 करोड़ के बदले अगर मैं बिजनेस का 20% स्टेक लेना चाहता, या 30% या 40% स्टेक लेना चाहता, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका वैल्यूएशन बदल जाएगा। मानो कि मैं बोलता हूँ कि 10 करोड़ देता हूँ विश्वजीत तुमको, लेकिन मुझे 50% शेयर होल्डिंग चाहिए। अब बताओ 50% का वैल्यूएशन 10 करोड़ है, तो 100% का वैल्यूएशन कितना होगा? 20 करोड़। 10 करोड़ देके अगर मैं 50% का वैल्यूएशन लेना चाहता, अच्छा चलो ये वाला इजी हुआ, पहले वाला तो 20 कैलकुलेशन थोड़ा सा। 10 करोड़ का बदले में मैं 50% शेयर होल्डिंग लेना चाहता, हाँ ये सही है, वो 33 करोड़ कुछ गड़बड़ हो रहा था, छोड़ो। 10 करोड़ के बदले 50% शेयर होल्डिंग, तो 100% शेयर होल्डिंग कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 20 करोड़। तो मतलब 5 करोड़ का बिजनेस और 5 करोड़ का नहीं रहा, ये 20 करोड़ का हो गया। अब तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब बाकी कैलकुलेशन का मैटर है, वो समझ लो आप लोग, सिंपल बात है। 10 करोड़ का वैल्यूएशन अगर 50% है, मैं तो मेरा शेयर होल्डिंग विश्वजीत के बिजनेस पे 10 करोड़ गया है, 10 करोड़ का मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं बोला कि विश्वजीत तुम्हारे बिजनेस में मेरा 50% शेयर रहेगा, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा मैं 50% मेरा 50% तुम्हारा, और इसीलिए मैं आपका 50% भागीदार बन गया। लेकिन अभी बिजनेस का वैल्यूएशन और 5 करोड़ नहीं रहेगा, 20 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि 10 करोड़ के बदले विश्वजीत ने मुझे 50% शेयर होल्डिंग दे दिया। अब बिजनेस का वैल्यूएशन भी ऑटोमेटिकली 100% का वैल्यूएशन डबल हो जाएगा, मतलब 20 करोड़। सिंपल, ये सिंपल होता है। बाकी सुनो सर, अभी मेरा लॉ का डिस्कशन है, अब धीरे धीरे जब आपको मैं फाइनेंस में लेके जाऊंगा ना, तो और डिटेल्स में मुझे मौका मिलेगा, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा हिसाब है, नॉर्मली मैं शेयर मार्केट फंडामेंटल्स में, बेसिक्स में और फाइनेंस के क्लास में मुझे थोड़ा मौका मिलता है बताने का, ठीक है, तो मैं बताऊंगा सर, डोंट वरी। ये एक बस आइडिया देने के लिए मैं बोला, मैं समझ सकता हूँ ये सब वैल्यूएशन का बात होते ही ना लोगों के मन में ना बहुत इंथुसियाज्म आ जाता है। मैं डोंट वरी, मैं बताऊंगा सर, एक एक हिसाब बताऊंगा, मतलब एक एक करके कैसे कैसे शेयर होल्डर आता है और कैसे कैसे बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ता है। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मुझे याद दिलाना अगर आप लोगों का अभी फाइनेंस का क्लास जिन लोगों का नहीं है, या फिर जिन लोगों ने अभी शेयर मार्केट में ज्वाइन नहीं किया, उनको भी तो समझना है। एटलीस्ट मैं ये वाला पार्ट समझा दूंगा कि कैसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है और शेयर का वैल्यूएशन, बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ता रहता है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर। जैसे अगर आप वर्ल्ड मतलब यहाँ पर सर्च करोगे ना, मोस्ट वैल्यूड बिजनेस इन द वर्ल्ड, मोस्ट वैल्यूएबल एप्पल का नाम पहले आएगा, मोस्ट प्रोबेबली एप्पल का नाम पहले आएगा। बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड में मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू अलग होता है सर, वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
ये देखो सर, ये एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो एप्पल, सबसे पहले देखो आपको एप्पल का नाम आ रहा है। एप्पल वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल कंपनी है आज के डेट में। ऐसा क्यों? वही बिजनेस के वैल्यूएशन के हिसाब से हो रहा है और कुछ नहीं। ये देखो एप्पल का वैल्यूएशन देखो कितना, ये सब यूएस बिलियन डॉलर में है। 2640 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन है। सेकंड में आता है आरामको, सऊदी आरामको, इसके साथ रिलायंस का बिजनेस होता है। सऊदी आरामको वर्ल्ड का सेकंड वैल्यूएबल कंपनी है, तेल का बिजनेस है इसका, ठीक है। सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी सऊदी आरामको 2292 का वैल्यूएशन है। माइक्रोसॉफ्ट थर्ड में है 2054। अल्फाबेट मतलब जानते हो कोई? एनीवन? कोई आइडिया अल्फाबेट कौन है? गूगल। थैंक यू सर। अल्फाबेट गूगल का नाम है सर। गूगल तो उसका ब्रांड बनने में, कंपनी का नाम अल्फाबेट है। अमेजन, टेस्ला, बॉक्सर हाथवे, ये सब वैल्यूएशन है, ठीक है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी है, ठीक है। ये वर्ल्ड का है। अगर आपको इंडिया का देखना है तो आप इंडिया का भी सर्च करना चालू कर दो, ठीक है। मुझे अभी इसमें ये सब में नहीं पढ़ना है, लॉ में आ जाते हैं सर, ठीक है। तो जस्ट आप आइडिया करो, ये जो भी वैल्यूएशन का चक्कर चलता है ना, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कंपनी लॉ, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर एवरीथिंग। तो व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल नाउ? द प्रोपोर्शन, तो क्या बताते देखो, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन टू द कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी फॉर्म द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी को कॉमन स्टॉक बोलते हैं। इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल, मतलब जिसमें कंपनी का ओनरशिप, जैसे मानो कि आज जैसे मैंने, जिन लोगों ने भी मेरा बात सुन के ये कंपनी का शेयर होल्ड किया, ये जो सिरमा का बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सिरमा का स्टॉक का प्राइस कितना था सर? 220। मार्केट में जब आया था, लिस्टेड हुआ था 220 में, कितना गया आज एक दिन में? 312। कितने का गेन किया? 90%, 91 92 का, ठीक है। कितना गेन दिया? 40%। तो जिसने भी इस कंपनी का शेयर को खरीदा है उसको कंपनी का इक्विटी मिला है सर, इसको कॉमन स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। अब बेच के निकल सकता है, वो अलग बात। मार्केट इतना लिक्विड है हमारे देश में, वो शेयर मार्केट का खेल है। बट अभी मैं उसके में नहीं पढ़ूंगा, बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी का शेयर 12 से 18 तारीख के बीच में अप्लाई किया था, ये कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट लिस्टेड हुआ है। तो इनके पास क्या है, जैसे मिनिमम मोस्ट प्रोबेबली 68 शेयर था, ठीक है। मैंने भी लिया है इसीलिए थोड़ा डिटेल्स पता है। कम से कम एक लॉट में आपको 68 शेयर लेना था, तो 68 शेयर आपने लिया। 68 शेयर 220 करके अगर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट था मोस्ट प्रोबेबली 15,000 के आसपास, ठीक है। और अगर किसी ने भी 68 शेयर 312 करके चल रहा है, आप हिसाब लगा लो कितना प्रॉफिट, 4,500-5,000 का प्रॉफिट है एक दिन में, ठीक है। एक एक लॉट में 5,000 का, मैक्सिमम 2 लाख तक इन्वेस्ट हो सकता था। तो जितना हो सकता है उतना प्रॉफिट तो करेगा ही। तो एक दिन का प्रॉफिट है, 10,000 भी हो सकता है एक दिन का प्रॉफिट 2 लॉट में, ठीक है। 2 लॉट लिया तो 4 लॉट लिया तो कम से कम मैक्सिमम 10 लॉट तो ले ही सकता है कोई, ठीक है। मैक्सिमम 10 लॉट भी लेगा तो एक दिन में 50,000 का इनकम है। डिपेंड करता है किसके पास कितना कैपिटल है, पूंजी कितना है, वो अलग बात है सर। बट इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन टू द कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द कंपनी, वही कंपनी का कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, आपका छोटा सा बिजनेस है, आपका छोटा सा दुकान है, ये मैं बड़ा बात कर दिया। कंपनी में कैप शेयर में इन्वेस्ट करना बड़ा बात हो गया। लेकिन बात सेम है, अगर किसी का घर के अपने घर में ग्रोसरी स्टोर है ना, तो ग्रोसरी स्टोर में भी अगर आप पैसा डालते हो ना, तो वो भी आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड, एंटाइटल मतलब ओनरशिप, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना, जब कंपनी का, जैसे मानो देखो ये वाला जो कंपनी है सिरमा एसजीएस, इसका मार्केट से इनको कितना विड्रॉल, कितना इन्होंने एक्वायर किया? 750 करोड़ के आसपास, ठीक है। 750 करोड़ के आसपास। अब 750 करोड़ में आप हिसाब लगाओ कि अगर आपने कंपनी पे 68 शेयर लिया, ठीक है, कंपनी ने मार्केट में कितना शेयर इशू किया, इसका हिसाब मैं आपको यहाँ दिखा रहा था। ये देखो इतना इक्विटी शेयर है, साइज देखो 33,69,360, देख रहे हैं सर आप लोग? तो 33,69,360, इसमें अगर किसी ने 68 शेयर किसी का है, तो 68 कितना परसेंटेज होगा इसका? करके बताओ तो मुझे, एनीवन, कितना परसेंटेज होता है कैलकुलेट करके? 68 डिवाइडेड बाई, एक सिंपल 33 लाके कर देता हूं।
2%? नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं नहीं, 0.0020 ऐसा परसेंट आ रहा है। हाँ, मेरा कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, छोड़ो, इसीलिए मैं आप ये वाला कैलकुलेटर यूज नहीं करता। कुछ भी दिखाता रहता है, मैं सोचता हूँ कि मैं ही मैथ्स भूल जाऊंगा। 0 पॉइंट कितना आया? 0.0020600606। हाँ, समझ रहे हैं ना सर, 0.0020, ठीक है, 1% भी नहीं है। मतलब 1 लॉट भी अगर किसी ने सिरमा पे इन्वेस्ट किया जिसमें 68 शेयर है, वो 1% शेयर भी नहीं है, फिर भी आप 5,000 कमा लिए एक दिन में। लेकिन हाँ, इसमें एनालिसिस है, इसमें नॉलेज है, तब जाके हो सकता है सर, ऐसे ही नहीं होता, हवा में थोड़ी होता है कुछ भी, इसमें बहुत समय देना पड़ता है। आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करके एनालिसिस करके थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता हूँ, ये नॉलेज के ऊपर है, मार्केट को समझना, अकाउंट्स को समझना, लॉ को समझना, तब जाके आप भी कर सकते हो, ठीक है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं तो जानता हूँ सर, कोई कोई ऐसा भी है, मेरा स्टूडेंट है, मेरे से बेहतर करता है और उसमें बहुत प्राउड फील होता है, ठीक है। जब चार्टर्ड कर लिया, सीएमए कर लिया, सीएस पढ़ रहा है, ठीक है, अगर नॉलेज ही नहीं मिला तो क्या काम किया, ठीक है। इतना कर लो सर, और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी आपको बहुत मौका देगा, लेकिन मौका का इस्तेमाल करो सर, बस यही मैं बोलूंगा। सर वापस आ जाते हैं डेफिनेशंस में। तो ये शेयर इज नॉट ए सम ऑफ मनी, शेयर मतलब पैसा नहीं, इट इज रादर एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय ए सम ऑफ मनी एंड मेड अप ऑफ वेरियस राइट्स कंटेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। बात को समझना, शेयर कोई मनी नहीं है, ये एक इंटरेस्ट मेजरमेंट है मनी का, ठीक है, कि मेरा कंपनी में शेयर होल्डिंग है तो बदले में मेरा इतना हिस्सा मिल सकता है। एग्जैक्टली कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। जैसे मानो कि अगर मैं शेयर को मनी समझ लेता, तो सिरमा का ही मैं बात करूं, क्योंकि आज सिरमा का दिन है, ठीक है, आज सिरमा का दिन है, क्योंकि आज सिरमा ने गजब का छलांग लगाया सर, ठीक है। लिस्टेड ही हुआ 220 के ऊपर बेस करके, इसका लिस्टेड हुआ था, लिस्टेड ही हुआ 262 में, उसके बाद बाकी मार्केट अपने आप को इसको लेके चला गया 320 तक। तब अब कहने का मतलब क्या है, बात को समझे मैं क्यों। अब देखो, अगर आपके पास 68 शेयर, कम से कम 1 लॉट लेता हूं मैं, एक लॉट 68 शेयर का, अब ये मनी तो नहीं है। अब जब आपने स्टार्ट किया था तब 220 था, जब आपने अप्लाई किया था तो 220 का था, लेकिन मार्केट में ये 312 में आ गया, 312 में आ गया, तो मनी तो कांस्टेंट रहेगा, बट ये तो कांस्टेंट नहीं रहा। तो दिस इज व्हाट, ये मेजरमेंट क्राइटेरिया है कि आपके पास कितना शेयर है, ये एक मेजरमेंट क्राइटेरिया। आज ये बढ़ गया, कल ये कम भी हो सकता है, आज ये बढ़ गया, कल ये कम भी हो सकता है। कुछ कंपनी का शेयर कम भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारा कंपनी बढ़ता रहता है, ठीक है, ऐसा भी है। जैसे रिसेंटली अगर मैं आपको दिखाऊं, सर कितना नाम है, बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा, आप लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। पेटीएम, इसमें भी काफी लोगों ने एनालिसिस लगाया था, मैंने भी सोचा था अच्छा जाएगा, अच्छा गया, बाद में अच्छा गया सर, वो एनालिसिस अलग है। बट स्टार्टिंग में पेटीएम आया था 2100 में, उसके बाद पेटीएम गिरते 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 500 में आके रुका, उसके बाद फिर से बढ़ते 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 750 में आके अभी चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट ये तो गिर गया, तो फिर ये मनी नहीं है। अगर आपका पेटीएम में इन्वेस्टमेंट है, तो पेटीएम में इन्वेस्ट करके जिन लोगों ने 2100 में लिया था वो बहुत लॉस किया, अभी भी लॉस में है। अगर अभी भी होल्ड कर रहे हैं तो लॉस हालत में होल्ड कर रहे हैं। इसके बाद अगर फ्यूचर में जाके, जैसे मैंने थोड़ा लॉस किया था पेटीएम में, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, कुछ बेच दिया था, कुछ रख दिया था, अभी भी है। उसके बाद मैंने जब 500 में आया फिर मैंने थोड़ा खरीद लिया, ठीक है, जब 500 में आया तब थोड़ा खरीद लिया था। इसमें मेरा थोड़ा सा लॉस हुआ था ना, वो जो 2000 से 1500 का 1500 में बेच दिया था, वो लॉस मेरा भरपाई हो गया 2100 में लेके मैंने 1500 के आसपास आके बेच दिया, क्योंकि मेरे को डर लग गया कि बहुत जोर से गिर रहा है, 500-600 करके पर शेयर में लॉस हो गया था। फिर मैंने सोचा कि आधा बेचते हैं, फिर मैंने इसको 500 में जब आया तो मैं श्योर था कि फिर बढ़ेगा, फिर ये मार्केट में रिसेंटली 800 तक गया था, फिर मैंने 800 में भी कुछ बेचा, तो इसमें मेरा लॉस थोड़ा सा क्या हो गया, भरपाई हो गया। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं क्या किया वो छोड़ो सर, बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शेयर पैसा थोड़ी ना हुआ, इट इज रादर एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी एंड मेड अप ऑफ वेरियस राइट्स कंटेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट।
अगर आप कंपनी का शेयर होल्डर होते हो ना, तो आपको कंपनी में राइट आ जाता है, वोटिंग राइट्स आ जाता है, कंपनी के बिजनेस पे राइट आ जाता है। लेकिन उसके लिए बड़ा अमाउंट ऑफ शेयर होल्डिंग होना पड़ता है, ठीक है। कम से कम 1% तो चाहिए ही, जितना और ज्यादा हो। अगर किसी कंपनी में आपका 49% 50% स्टेक आ जाता है ना, अगर किसी कंपनी में आप 50% शेयर होल्ड कर लेते हो ना, मोर देन 50%, कंपनी का कंट्रोलिंग आपके हाथ में आ जाएगा। मतलब अगर टाटा का शेयर खरीदते खरीदते मानो आप इतना अच्छा कर लिए कि टाटा में आपका 50% शेयर होल्डिंग आ गया, तो टाटा का कंट्रोलिंग आपका हो जाएगा। सर ऐसा होता है क्या? अरे बुद्धू, टाटा थोड़ी ना बुद्धू है, इसलिए लॉ है, जब भी ऐसा होता है टाटा बाईबैक कर देता है, अपना ही शेयर वापस लेने के लिए बोलता है। ये अलग चीज है, ये भी कंपनी लॉ में आगे का डिस्कशन है, बाईबैक ऑफ शेयर्स। डोंट वरी सर, सब बताऊंगा। तो फिर क्या हुआ? फिर नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। दिस फॉर्म ऑफ कैपिटल हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। याद रखना सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 of the Companies Act 2013. Authorized capital or nominal capital means such capital as is authorized by the memorandum of the company to be maximum amount of share capital of the company. अगर कंपनी के मेमोरेंडम क्या है सर? कंपनी का मेमोरेंडम यही होता है, इसको एमओए बोलता है। क्या बोलते हैं? एमओए एओए। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, आप लोगों के साथ एमओए एओए का डिस्कशन डिटेल्स में होगा। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्टेड होता है ना, तो कंपनी अपने मेमोरेंडम बनाता है। वो बेसिकली कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल बुक है, ठीक है। कंपनी कैसा है, क्या बिजनेस करने आया है, कितना पैसा लेके आया है, वो सब कुछ लिखा रहता है एमओए में, ठीक है। मैंने आपको दिखाया भी था, ये पेटीएम का एक एमओए था मेरे पास, मैं यहाँ से आपको दिखाया था। ये देखो, ये पेटीएम का एमओए है, ठीक है। ये आप ही लोगों के लिए मैंने थोड़ा डाउनलोड किया था कंपनी के साइट से, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम का नाम है सर, ये पेटीएम का रजिस्टर्ड नाम यही है, पेटीएम ब्रांड नेम है उसका, जैसे गूगल का अल्फाबेट वैसा पेटीएम का 197। ये मेमोरेंडम में लिखा रहता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल कितना होगा, नहीं होगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर नॉमिनल ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड क्या हो गया? दिस फॉर्म ऑफ कैपिटल हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मींस such capital as is authorized by the memorandum of the company to the maximum amount of share capital of the company. Thus, it is the sum stated in the memorandum as the capital of the company with which it is to be registered. जिस पैसे से वो मार्केट में रजिस्टर्ड होता है, being the maximum amount which is authorized to raise by issuing shares. मैक्सिमम इतना शेयर कंपनी मार्केट से इशू कर सकता है, मैक्सिमम इतना शेयर कंपनी मार्केट में इशू कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिया था कि 5 करोड़ का बिजनेस है, 10% से डिवाइड किया तो 50 लाख शेयर कैपिटल था। इसका मतलब मैक्सिमम 50 लाख शेयर आप इशू कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सारा इशू कर दिया जाए, आप कुछ इशू बाद में भी कर सकते हो। तो 50 लाख अगर आपका ऑथराइज्ड है, ध्यान से बात को समझे, 50 लाख में से अगर आप से फॉर एग्जाम्पल कितना लिया जाए, 25 लाख ले लेते हैं, 50 लाख में से 25 लाख आप इशू करते हो, ठीक है। इशू प्राइस क्या होगा नहीं होगा वो अलग बात है, जरूरी नहीं फेस वैल्यू इशू प्राइस होगा ऐसा जरूरी नहीं है सर, ठीक है। फेस वैल्यू इशू प्राइस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। फेस वैल्यू तो एक नॉमिनल प्राइस है, इशू प्राइस हाई होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखो कुछ पॉइंट में आपको अभी दिखाता हूँ। तो 50 लाख में से 25 लाख शेयर आप मार्केट में इशू करते हो, पब्लिक आपके शेयर खरीदता है, आपको कैपिटल मिलता है। अब मान के चलते हो कि फेस वैल्यू 10% था, आपने सोचा नहीं कि मेरा शेयर का कम से कम इशू प्राइस 100% होना चाहिए। अगर लोगों को लगता है कि ये 100% सही है तो लोग आपका शेयर खरीदेगा। अच्छा, जो आपने इशू नहीं किया अनदर 25 लाख, इसको क्या बोलेंगे? ये 25 लाख हो गया इश्यूड, ऑथराइज्ड एंड इश्यूड, और ये 25 लाख हो गया ऑथराइज्ड एंड नॉट इश्यूड। मतलब स्टील आपके पास 25 लाख है जिसको आप बाद में इशू कर सकते हो, जब आपको जरूरत पड़ेगा तब इशू कर लेना। जब जरूरत पड़ेगा, when there is a need arise, जब करेगा, ठीक है, when there is a need of capital, then business can decide to raise capital by issuing 25 लाख जो बचा हुआ शेयर है। लेकिन अभी अगर 25 लाख से नीड पूरा हो जाता है तो कंपनी 25 लाख शेयर इशू करेगा। अच्छा, एक बात है, देखो जैसे कि रिसेंटली देखो सिरमा टेक्नोलॉजी, सिरमा एसजीएस, एकदम आज का एकदम रॉ न्यूज है आज का।
सिरमा एसडीएस ने जो इशू किया था, इशू प्राइस कितना था सिरमा का, कौन बताएगा मुझे? ये देखो 220 220, 209 से 220, इसको बोलते हैं बैंड, प्राइस बैंड बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या जानते हो सर? 209 में भी आप बाई कर सकते हो, बट पॉइंट इज दैट इसके बीच में बिड होता है। मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम शेयर मतलब जो इन्वेस्टर जिस प्राइस में इसको खरीदेगा वही दाम मार्केट में लिस्टेड होगा, मतलब उसके बेसिस में। तो आप 209 में भी ले सकते हो, 220 में भी ले सकते हो, बट 209 में हो सकता है कि अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाए ना, तो हो सकता है जो सस्ता में बिड गया है उसको ना मिले, इसीलिए लोग ज्यादातर केस में हाईएस्ट दाम पे ही बिड करता है। डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टू बिजनेस, जरूरी नहीं कि हर कंपनी का बिडिंग सक्सेसफुल होता है, बट मैक्सिमम केस में हो जाता है, मैक्सिमम केस में हो जाता है। कभी कभी कंपनी लिस्टेड डिस्काउंट में भी होता है, मतलब अगर मार्केट में उसका डिमांड अच्छा नहीं है ना, मैं आपके, अगर आप लोग क्लास के साथ बने रहोगे ना इस तरह के, मैं आपको ये भी एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे ये 220 में आया था, इशू था, लिस्टेड हुआ 263 में, और फिर अभी मार्केट में चल रहा है 310 में। देखा आप लोगों ने, इशू था 220, लिस्टेड हुआ 263, लेकिन लिस्टेड मतलब वो भी मार्केट ही है, लिस्टेड भी मार्केट प्राइस है, लेकिन अभी रिसेंट मार्केट क्लोज हुआ 310 में। तो सिरमा टेक्नोलॉजी अगर आपको आज के डेट में बाई करना है तो 310 में लेना होगा, मतलब कल अगर मार्केट जब ओपन होगा तो आपके लिए मार्केट कल क्या बिहेव करेगा वो अलग बात है सर, उसके लिए शेयर मार्केट का अलग कॉन्सेप्ट है। बट इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप सिरमा टेक्नोलॉजी को कल के आसपास लेना चाहते हो तो यही रेंज में आपको लेना होगा, डिपेंड करता है कल क्या होता है इसका, अभी मैं वो एनालिसिस नहीं दे रहा हूं। तो दिस इज द मार्केट प्राइस, बट जिस दाम में आया था वो इशू प्राइस था, और उसका फेस वैल्यू जो था वो उसका फेस वैल्यू था। जैसे इसका फेस वैल्यू क्या था, ये देखो 10 रुपी फेस वैल्यू था। कुछ दिखाई दे रहा है सर? सर बोलो, आप लोग बोलो, हाँ ना, कुछ दिखाई दे रहा है? तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारा का सारा चीज कंपनी का ऑथराइज कैपिटल के बेसिस में ही कंपनी मार्केट में शेयर इशू करता है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया। और मैंने भी आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कशन किया, 50 लाख का 5 करोड़ का बिजनेस है आपका, आउट ऑफ 5 करोड़ अगर आप 10 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो 50 लाख शेयर आपका होता है। ये 50 लाख शेयर को आप जैसे आपको जरूरत पड़ेगा आप मार्केट में इशू कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा आईपीओ लेके आना पड़ेगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा आईपीओ लेके आना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप बाद में कंपनी कर सकता है, वो सब सिचुएशंस मार्केट में अवेलेबल होता है। एक सेकेंड, ये देखो, ये जब झमेला कर दिया ना पेन, तो 1 मिनट रुको सर। एक सेकेंड, तो फिर ऑथराइज कैपिटल क्या हुआ सर, समझ में आया ना? बिजनेस को बनाने के लिए कंपनी जो पैसा लेके आता है और उसको जब फेस वैल्यू से डिस्ट्रीब्यूट करता है तो कंपनी उसको ऑथराइज कैपिटल बोलती है, ठीक है। इसी को कंपनी बाद में इशू कर सकता है। कंपनी ऑथराइज कैपिटल को ही धीरे धीरे इशू कर सकता है। अगर बाद में मानो ऑथराइज इशू और बढ़ाना है तो कंपनी को ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। नहीं तो नहीं कर पाएगा। It is usually fixed at the amount which it is estimated the company will need, including the working capital and reserve capital. याद रखिएगा, ऑथराइज कैपिटल के अंदर कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी है और रिजर्व भी है। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, जो लोग फाइनेंस का क्लास करता है इंटरमीडिएट लेवल में, फाइनल लेवल में, उनको वर्किंग कैपिटल का डिटेल्स नॉलेज हो जाता है, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल के अंदर कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी होता है और कंपनी का रिजर्व कैपिटल भी होता है, ठीक है। जैसे कैसे बताया, जैसे सिरमा टेक्नोलॉजी जो आया ना, उसने जो 750 करोड़ का जो लिस्ट लेके आया कि मुझको 750 करोड़ उसको चाहिए, तो 750 करोड़ के अंदर वो कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल को भी लिया, कुछ पुराना लोन है उसको भी रीपे करना है, और कुछ रिजर्व कैपिटल है उसको रखना है, वो भी है, ठीक है। ये सब चीज लॉ बता देता है कि भाई कंपनी का ऑथराइज कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल लेने से ही नहीं होगा, उसका क्या क्या यूज है वो सब कुछ बता देता है सर। तो लॉ का बहुत बड़ा रोल प्ले है सर, अगर आप लॉ को समझते हो ना
तो अकाउंट समझना आसान हो जाएगा, बात को समझे। अच्छा, कुछ कारण से हैंग कर गया, एक सेकंड रुको सर, कुछ इशू है। ठीक है सर, ऑथराइज समझ गए, इशूड भी समझ गए होंगे ना? हेलो, बोलो सर। इशूड क्या हो गया? ऑथराइज को ही इशू किया करने का ताकत मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखाया, सिरमा का इशू कितना था? 33 लाख का इशू किया था। 750 करोड़ चाहिए था, 750 करोड़ चाहिए था, इसलिए सिरमा ने क्या डिसाइड किया, ये देखो, लुक एट सर, ये देखो 750 करोड़ चाहिए था, 766 मिलियन, 766 करोड़। इसमें ये देखो आप, इतना शेयर कंपनी इशू करना, ऑफर फॉर सेल करना चाहता है, ठीक है, इतना टोटल ऑफर साइज है, ठीक है, एलिजिबिलिटी दे दिया, कौन कितना ले सकता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कितना ले सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कितना ले सकता है, और रिटेल कितना ले सकता है, ये सब मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा जब जरूरत पड़ेगा। एक चीज देख लो कि जब भी ये सब इशू होता है ना, इसमें किसका काम होता है, देखो ये देखो कौन किया ये सब डिस्कशंस, राहुल एन सिन्नरकर, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। इसका जो कैलकुलेशन है वो सीएसीएमए का पार्ट है सर। इसके अंदर ना आपको कंपनी का जो वैल्यूएशन बनाया गया, कंपनी का जो हिसाब किताब हुआ, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। बात को समझे सर, ठीक है। लेकिन इसका जो लीगली ड्राफ्टिंग किया गया, इसका जो पूरा लीगल कॉन्सेप्ट बनाया गया, ये जो अकाउंटेंसी दिख रहा है ना आपको, ये कंपनी का अकाउंट्स है। मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा अभी, कंपनी का एसेट लायबिलिटी क्या है नहीं है, ये सब चार्टर्ड वगैरह का काम है, कॉस्टिंग वगैरह का काम है। लेकिन ये पूरा लीगल मैटर में किसका काम है? सीएस का काम है। ये जो पूरा लीगल प्रोसेस है ना, इसमें सीएस का रोल प्ले होता है। तो याद रखिए सर, सभी कोई मिलजुल के काम करता है, बट जानना सबको सब कुछ पड़ेगा। चाहे आप चार्टर्ड बनो, चाहे आप सीएस बनो, चाहे आप सीएमए बनो, जो बनना है बनो, बट नॉलेज सबके लिए सेम है, बस काम का रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाएगा, बस ये फर्क है, ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ओके सर, तो इशूड क्या हो गया फिर? सेक्शन 2 सबसेक्शन 50, Section 2, subsection 50 of the Companies Act 2013 defines issued capital, which means such capital as the company issued from the time to time for subscription. It is that part of authorized capital which is offered by the company for subscription. इसी authorized capital का ही part ही company issue के लिए बेचता है, and includes the share allotted for consideration other than cash. मतलब जितना शेयर अलॉटमेंट करेगा उसी को लेता है, कैश उसके अंदर नहीं रहता है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में इसके बारे में कहा गया है, याद रखिएगा। Makes it obligatory for a company to disclose its issued capital in the balance sheet. कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर इशूड कैपिटल को मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। आगे जाके जब एडवांस लेवल में आप अकाउंट्स करोगे, फाइनेंस करोगे, ये सब देखने को मिलेगा आपको। अभी लॉ में जान लो सब्सक्राइब कैपिटल क्या है। फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines subscribed capital as such part of the capital which is for the time being subscribed by the members of the company. जैसे कि आज जैसे सिरमा का क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन हुआ। आज सिरमा का क्या हुआ सर? सिरमा एसजीएस, इसका क्या हुआ? इशू किया था कंपनी ने, सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हुआ। सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होते ही मार्केट में डिमांड बढ़ गया। जैसे डिमांड बढ़ गया, शेयर मार्केट एकदम स्काई रॉकेटिंग हुआ। इसका ओरिजिनल मतलब कैंडल स्टिक्स देखोगे ना, पागल हो जाओगे। एडवांस चार्ट ये देखो, देखा, एकदम सीधा सीधा उठ गया। कैंडल देखते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लिया। ऐसे कैंडल, ये आज का ये पहला दिन है इसका, इसलिए इसका सिंगल कैंडल दिख रहा है आपको। आते ही एकदम छलांग मार दी, आते ही छलांग मार दी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट सर? कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। सब्सक्रिप्शन इतना ज्यादा हुआ कि कंपनी में डिमांड हाई हो गया, और डिमांड हाई होने के कारण शेयर मार्केट में उसका असर पड़ा। तो शेयर मार्केट भी लॉ के बेसिस नहीं चला, है ना। तो लीगल ये सब चीज पहले कंट्रोल करना पड़ता है, तभी जाके होता है। तो व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? लोगों ने जो शेयर लिया, जैसे मुझे मिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला, ठीक है, मुझे खबर मिला है आज कि बहुत सारे लोगों को मिला है, तो खुश है, हैप्पी है, ठीक है। प्रॉफिट किया सर एक दिन में बैठे बैठे। जिसने 2 लॉट लिया था 10,000, जिसने 3 लॉट लिया था 15,000, जिसने 1 लॉट लिया था 5,000, मिला तो ना, बस पार्टी करेगा अभी। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 of the Companies Act 2013 defines subscribed capital as such part of the capital which is for the time being subscribed by the member of a company.
So it is the nominal amount of shares taken up by the public, जो public लेता है, where any notice, advertisement or another official communication or business letter, deed or letter paper of a company states the authorized capital. The subscribed and paid up capital must also be stated in equally conspicuous character. The default in this regard will make the company and every officer who is in default liable to penalty extended to rupees 10,000 and 5,000 respectively as per section 60. Point to be noted, sir. Point to be noted. क्या प्रॉब्लम हो गया? प्रॉब्लम क्या हो गया कि सर अगर पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में कंपनी अपने अकाउंट्स में डिटेल्स को नहीं बताता है, सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में अगर नहीं बताता है, जो भी ऑफिसर कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो चार्टर्ड हो, सीएस हो, सीएमए हो, इन्हीं लोगों को पकड़ा जाता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो उनको 5,000 से लेके 10,000 तक का पेनल्टी लग सकता है, 10,000 मैक्सिमम पेनल्टी लग सकता है अगर वो सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल का सही इंफॉर्मेशन स्टेट नहीं करता है। सर कॉल्ड अप क्या है? सर कॉल्ड अप के बारे में आप लोग जानते हो, जो लोग बचपन में अकाउंट्स पढ़े हो उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, अकाउंट्स में कंपनी अकाउंट्स के अंदर कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में बातचीत होता है। क्या होता है सर? याद करो एक बार याद करो आप लोग, क्या होता था? आप लोग जब कंपनी अकाउंट्स करते थे, क्लास 12 का ही बात कर रहा हूँ, कॉलेज में जो लोगों ने किया वो अच्छा है, लेकिन क्लास 12 में ही अगर आप याद करोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि कंपनी अपना शेयर इशू करता है, और ऐसा बताते हैं कि फेस वैल्यू 10 है, कभी कभी प्रीमियम इशू करता है। तो आप लोग जो बचपन वाला मैथ्स बता रहा हूँ, 10 का शेयर है, 2% प्रीमियम है, अब कंपनी क्या करेगा? कॉल करेगा। क्या करेगा सर? कॉल करेगा। पहले बोलेगा एप्लीकेशन दे दो, आजकल ऐसा नहीं होता है सर, फिर बोलेगा अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट का मनी दे दो, फिर बोलेगा फर्स्ट कॉल, फिर बोलेगा फाइनल कॉल। अरे ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोग? प्राइवेट कंपनी पुराने जमाने में ऐसा ही करता था, है ना? प्राइवेट कंपनी आज भी ऐसा करता है कि अगर कंपनी का शेयर 10% करके है, ठीक है, या फिर छोटा मोटा कंपनी जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है, स्टॉक मार्केट लिस्टेशन के बाद भी होता है, इंटरनल लेवल में होता है, लेकिन ये जो स्टॉक मार्केट में जो आईपीओ लिस्टेशन वगैरह होता है ना, वो सब में ये सब खेल चला गया। जैसे आजकल कंपनी आता है ना, सारा पूरा का पूरा दो भाई, वो सब खुटर नहीं करना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पूरा ले लेगा। जैसे ड्रीम फोक्स 326 करके 46 शेयर्स, 220 करके 68 शेयर, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब अगर ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो मिलता नहीं है। मतलब मानो कि जितना इनका जरूरत है 766 करोड़ का, अगर वो पूरा हो जाने के बाद मैक्सिमम कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन लेवल में जा सकता है, इसको प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं। आप लोग पढ़े हो अकाउंट्स में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा अलॉटमेंट, अरे पढ़ा है आप लोग, भूल गए क्या? यस सर, पढ़ा है सर। हाँ सर। तो ये प्रोराटा अलॉटमेंट होता है, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन में। ग्रीन शू ऑप्शंस बोल के कॉन्सेप्ट आता है, तो बाद में बताएंगे सब शेयर मार्केट में, फाइनेंस के एडवांस लेवल में बताऊंगा। बहुत सारा बात है, एक साथ सब करने जाओ ना आप लोगों का माथा खराब हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ एटलीस्ट आपको प्रैक्टिकली जो होता है उसको बताने की। सिर्फ बुकिश ज्ञान क्या होगा, कुछ काम का नहीं। इंटरव्यू में जाओगे बोले क्या पढ़ गया है, सब किताबी ज्ञान लेके आ गया। किताबी ज्ञान में क्या होगा? ना तो आप सैलरी इंक्रीज कर पाओगे और ना ही आप अपने आप को कहीं देख पाओगे। इसलिए समझा करो कि क्या होता है, अपडेट रहो, एडवांस रहो, दुनिया बदल रहा है, बदलते दुनिया के साथ खुद को भी बदलो। स्कूल कॉलेज नहीं बदलेगा तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन आपको तो दुनिया के साथ बदलना है। सीएस सीएमए स्टडी का यही तो बाकी स्टडी के साथ फर्क हो जाता है कि दे आर ऑलवेज अपडेटेड, ठीक है। जो भी सरकार बदलेगा, जो समय बदलाएगा, सीएस सीएमए अपडेट हो जाएगा। कॉलेज स्कूल 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, पता नहीं बदलेगा कि नहीं। कुछ कुछ स्टेट में अभी भी है, मैं कभी कभी बिहार यूनिवर्सिटी से कुछ आता है, बिहार से, आसाम से, अपनी वेस्ट बंगाल में भी कुछ यूनिवर्सिटी है। इतना अभी भी ऐसा ऐसा चीज पढ़ाने के लिए बोलता है कॉलेज के किताब में। मैं सोचता हूँ कि भाई ये सब करके क्या होगा, दुनिया बदल गया है, अब कहाँ है ये लोग अभी भी। अब ये क्या बताऊं मैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट अगर इतना पीछे चलेगा तो बहुत खराब है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, मतलब चेन्नई, ये लोग थोड़ा सा अपडेट रहता है कंपेरेटिवली, मतलब सीएसई सीएमए जैसा नहीं, बट कम से कम थोड़ा बहुत आसपास, ठीक है, थोड़ा बहुत आसपास रहता है सब।
मतलब एटलीस्ट 1 साल बाद चेंज कर देगा, एटलीस्ट 1 साल बाद चेंज कर देगा। तो ये पैटर्न बदल गया है, आजकल पूरा ले लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम नहीं होता। ये जो कॉल का बात मैं कर रहा हूँ ना, एकदम नहीं होता ऐसा नहीं है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या दिखा है सर। रिलायंस का एजीएम में जाएंगे, चलो रिलायंस एजीएम, ये भी एक चैप्टर रहेगा आप लोगों का जनरल मीटिंग वगैरह का, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, बट प्रैक्टिकली देखो सर, ये देखो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज मतलब अपना मुकेश अंबानी जी का है। शेयर प्राइस वगैरह में बात नहीं करना है, कॉल के बारे में बात करना है। ये देखो एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। हर साल कंपनी को एजीएम करना पड़ता है, नहीं करने से फाइन भरना पड़ता है। वो अलग केस है, बाद में बताऊंगा, वो भी एक लॉ है। लेकिन ये देखो सर, आप एजीएम होता है, ईजीएम क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जो एजीएम में नहीं होता है वो ईजीएम में होता है। लेकिन आप देखो क्या होता है, देखो मैं कॉर्पोरेट एक्शंस में आ गया, स्टॉक मार्केट में ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप लोग जो कंपनी लॉ पढ़ोगे उसमें एजीएम, ईजीएम, बोर्ड मीटिंग, बोनस, स्प्लिट्स, राइट्स, डिविडेंड्स, ये सब लॉ है, सब लॉ है। लॉ पता है तो ये पता होगा, ये पता होगा तो स्टॉक मार्केट में भी आगे रहोगे, आगे दूर का देख पाओगे। इसीलिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट ये सब ज्यादा समझते हैं, लेकिन अपडेट नॉलेज के साथ देखना होगा। वही पुराना सोच के साथ पढ़ाई करके मुश्किल। देखो सर 3 मई 2021 को ये देखो रिलायंस क्या कर रहा है, फर्स्ट कॉल पेमेंट के लिए पूछ रहा है कि फर्स्ट कॉल का पेमेंट करो इंक्लूडिंग प्रीमियम 311.75। कॉल मनी है 314 का, 314.25 उसमें प्रीमियम है 311 का, मतलब बेसिकली 3% का शेयर है, लेकिन प्रीमियम है 311 का। देख पा रहे सर, शेयर का दाम है 3%। फर्स्ट कॉल के लिए बोल रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप कंपनी अपना इशू कर रहा है। ये अंदर का बात है, कंपनी अपने शेयर होल्डर के बीच में ऐसा इंटरनली करता है। तो इसके लिए कंपनी ने अपना मीटिंग में इसका डिस्कशन कर रहा है। कहां से पता चलता है, जो लोग शेयर होल्डर होता है ना, वो कंपनी के साइड में जाके चेक करके पता कर लेता है। सो व्हाट इज द पॉइंट सर, जो कंपनी ने कॉल किया वो कॉल्ड अप, जैसे कि रिलायंस ने कॉल किया तो कॉल्ड अप as such part of the capital which has been called for payment, जैसे अभी मैं आपको दिखाया, it is total amount called up on this share issued, and then what is paid up, it is the total amount paid or credited as paid up on shares issued, it is equal to called up capital less calls in arrears। calls in arrear मतलब जो बाकी है, अगर 10% का शेयर है, 10 में से आपने एप्लीकेशन का 2 भर दिया, आपने अलॉटमेंट में 2 भर दिया, अभी भी आपका कॉल मनी बाकी है, लाइक फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल बाकी है, तो अभी भी कंपनी का 6 बाकी है, तो ये एरियर है। तो पेडअप कितना हुआ 4, एरियर कितना है 6, तो टोटल कॉल्ड अप कितना है 10, 10 में से अगर 6 बाकी है तो पेडअप कितना हुआ 4, तो पेडअप कितना हो गया, द टोटल अमाउंट ऑफ पेड और क्रेडिटेड एज पेड अप ऑफ द शेयर इशूड इट इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल्स इन एरियर। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, प्लीज टेल मी। सर मैंने कोशिश Yes, किया, sir. मैं हर एक चीज मैं चाहता तो आपको जस्ट सेक्शन पढ़ा के निकल सकता था, लेकिन इसमें क्या होता आप आज पढ़ते कल भूल जाते। लेकिन मैं आपको दिखाया कि प्रैक्टिकली क्या होता है। ऑथराइज का क्या मतलब है, ऑथराइज का 3 नाम है, याद रखिएगा। अब कोई अगर पढ़ के नहीं जाएगा ना, वो सिर्फ ऑथराइज पढ़ के गया है और कहीं पर देख गया नॉमिनल कैपिटल, फिर सोच रहा है नॉमिनल क्या था, ये तो सर ने नहीं बताया। फिर जो नॉमिनल है वही ऑथराइज्ड है, वही रजिस्टर्ड है। नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल सेम होता है, ध्यान रखिएगा, प्लीज बात को समझा करो। इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, सेक्शन याद रखना पड़ेगा। सर आप लोग आम आदमी नहीं हो, खास हो, सेक्शन याद रखना पड़ेगा। एंड कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। सर ए संपद, प्रियाक्षी, महेश, सबको समझ आ रहा है ना, श्रद्धा, राजन्ना प्लीज बोलो, साहिल,
দীপায়ন এই বোঝা যাচ্ছে সবাইকে? है सर। है सर। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिसका नाम ले रहा हूँ सिर्फ वही जवाब दे रहा, सबको पूछ रहा हूँ, ठीक है सर। अब बात करना है शेयर्स के बारे में। शेयर्स क्या है? सुनते सुनते लोग बूढ़ा हो जाते हैं, शेयर शेयर शेयर, शेयर मार्केट। हाँ, लोग बूढ़ा हो जाते हैं शेयर शेयर सुन के, लेकिन शेयर क्या है समझ में नहीं आता। सर मैं आपको कैपिटल के बारे में समझा दूँ, अब शेयर के बारे में भी समझा दूँ। देखो तो सेक्शन क्या है, देखो एग्जाम में जब लिखना है ना तो सेक्शन मेंशन करके लिखना है, तब मार्क्स मिलता है। कोई बोलेगा सर मेरा एमसीक्यू पेपर है, सर एमसीक्यू जिन लोगों का है वो नॉलेज वाइज चले, लेकिन जिसको सब्जेक्टिवली लिखना है, ठीक है, जैसे इंटरमीडिएट लेवल में तो सबको लिखना पड़ता है। फाउंडेशन में सीए को लिखना पड़ेगा, सीए में सीएस को एमसीक्यू पढ़ता है। बेसिक्स पढ़ रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट इज व्हाट, यू हैव टू नो द डिटेल्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 of the Companies Act 2013 defines the term share, which means a share in the share capital of a company and includes stock. सर ध्यान से सुनना, हम लोग दोनों बात करते हैं, शेयर मार्केट और एक बात करते हैं स्टॉक मार्केट। करते हैं कि नहीं करते? लोग शेयर मार्केट भी बोलते हैं, लोग स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, हाँ या ना? तो फिर इसमें दोनों में फर्क क्या है? जैसे बात होता है ना, भाई देख देख स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी का क्या हुआ देख, ठीक है भाई, देख क्या हुआ सेंसेक्स में क्या हुआ, है ना? स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट सेम कॉन्सेप्ट है क्या, या थोड़ा फर्क है लॉ वाइज? हाँ सर फर्क है, फर्क इज देयर इज अ डिफरेंस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 of the Companies Act defines the term share, which means a share in the share capital of a company and includes a stock. A share thus represent such proportion of the interest of the shareholders as the amount paid up thereon bears the total capital payable to the company. It is a measure of the interest in the company's asset to which a person holding a share is entitled. Share is an interest in the company. अगर आपका कंपनी में शेयर है, इसका मतलब आपका कंपनी में इंटरेस्ट है ना? आपका कंपनी में इंटरेस्ट है, तभी आप कंपनी का शेयर होल्डर बन गए, है ना? अगर आपका कंपनी में शेयर है, इसका मतलब आपका कंपनी में इंटरेस्ट है। फेयरवेल जस्टिस इन बोरलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी, स्टील बोर्ड्स एंड कंपनी के केस में एक केस लॉ हुआ था। क्या केस लॉ है? ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया था? शेयर इज नॉट ए सम ऑफ मनी बट इज एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय ए सम ऑफ मनी। इसके लिए मैं आपको दिखाया कि 220 का शेयर फेस वैल्यू है 10 रुपीज, मार्केट में 310, आपको मेजर करना पड़ेगा शेयर का क्या वैल्यू है, वो मेजर करना पड़ेगा। शेयर का वैल्यूएशन बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है सर। आज बिजनेस लो लेवल में है, आज बिजनेस न्यू है, आज बिजनेस न्यू है, वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है, बट फ्यूचर इसका ग्रोथ है, फ्यूचर इसका ब्राइट है, ठीक है? इसलिए दो तरह का एनालिसिस होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग। शेयर मार्केट में जो लोग पढ़ते हैं ना फंडामेंटल लेवल, उसमें मैं दो तरह का इन्वेस्टिंग सिखाता हूँ, वैल्यू इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। वैल्यू के बेसिस में, ग्रोथ के बेसिस में बिजनेस का वैल्यूएशन बदलता है, बिजनेस का वैल्यूएशन बदलेगा तो शेयर का वैल्यूएशन भी बदलेगा। आपने जब कोई दुकान स्टार्ट किया, से फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट किया, चलो शेयर मार्केट तो तब से बोले जा रहा हूँ, अब शेयर मार्केट से थोड़ा बाहर निकलते हैं। ये दुकान बेटी रोड में कोई दुकान है, चलो ये वाला दुकान, मानो ये दुकान आपका है, ये शॉप आपका है। जब आपने स्टार्ट किया था ना तब एक छोटा सा स्टोर था, आज एक बड़ा स्टोर बन गया। जब आपने स्टार्ट किया था तो शायद आपके दुकान में 10,000 का प्रोडक्ट था या 1 लाख का प्रोडक्ट था, अब आपकी दुकान में ये कम से कम 5-7 लाख का प्रोडक्ट होगा इसके अंदर, ऊपर से गुडविल। 1 मिनट समय नहीं मिलता है, इतना सेल है। जब स्टार्ट किया था तो कोई खरीदने के लिए नहीं आएगा, लेकिन अगर आज आप ये बिजनेस को सेल करोगे ना
कम से कम 50-60 लाख दाम आएगा, क्योंकि इतना रनिंग बिजनेस है, पोजीशन अच्छा है, चालू दुकान है, रनिंग बिजनेस है। वैल्यूएशन, बिजनेस अगर रनिंग हो जाता है ना, बिजनेस का वैल्यूएशन बदल जाता है। बिजनेस जब स्टार्ट नहीं होता तो कोई नहीं आएगा, भाई चालू करो। इसीलिए बोलते हैं अपना वैल्यू बनाओ। वैल्यू और प्राइस में ही फर्क है। वैल्यू एक बार बिल्ड कर लोगे ना, फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। स्टार्टिंग सबका समय छोटा लगता है, स्टार्टिंग में सभी चीज छोटा लगता है, बट एक बार चालू हो जाए ना, फिर भुजिया वाला भी ना कमाल करते हैं। हल्दीराम, ये भुजिया वाला आज छोटा दिख रहा है, बट हल्दीराम भी ऐसा ही छोटा था। आज हल्दीराम भुजिया वाला का हालत देखो, कॉर्पोरेट है आज हल्दीराम। बीकाजी बोल के एक कंपनी है, वो भी भुजिया वाला था, आज कॉर्पोरेट है बीकाजी। अरे सब जानते हो आप लोग। एक कंपनी है गुजरात का, उसका नाम है बालाजी वेफर्स। नाम सुने आप लोग? ये बोलो सर, नाम सुना है बालाजी वेफर्स का? हाँ, इसी तरह का भुजिया वगैरह सब बनाता है, ठीक है। तो एक जमाने में ये भी छोटा दुकान ही चलाता था। मैं जितना हल्दीराम के बारे में जानता हूँ सर, हल्दीराम आज जहाँ जहाँ पर आज कोलकाता में हल्दीराम का बहुत बड़ा ब्रांड है, जहाँ हल्दीराम होता है वहाँ स्टॉपेज हो जाता है। हल्दीराम कोलकाता के रास्ते में, हल्दीराम एंड उसका वाइफ मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे कंधे में बोरा लेके, बोरा समझते हो जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं बस्ता, मतलब झोला लेके रास्ते में भुजिया बेचता था, गिरीश पार्क ये सब एरिया में। वही हल्दीराम आज कहाँ चला गया देखो। स्टार्टिंग में आप जीरो लेवल में होते हो, बट एक बार रनिंग कर दो ना, लाखों करोड़ों हजारों बिलियन मिलियन अरब दाम हो जाएगा। डिपेंड करता है आपका जोश, आपका जोश है कि नहीं बिजनेस पे। अब ये मत बोलना, मैं इसलिए ये बात कहा क्योंकि बिजनेस का ये जो मेजरमेंट है ना, ये मेजरमेंट समय के साथ साथ चेंज होता है। कंपनी में शेयर होल्डिंग देखो सर, एक इंटरेस्टिंग याद आ गया, सर। ऐसे बहुत सारा बात है। आप लोग रॉयल एनफील्ड के बारे में जानते हो सर? रॉयल एनफील्ड के बारे में जानते हो? अरे यस बोलो सर। ना। है बाइक। सबको पसंद है ना? हाँ सर। सबको पसंद है। किस कंपनी का ये? आइचर मोटर्स। आइचर मोटर्स का, आइचर मोटर्स। आइचर मोटर्स का है। थैंक यू सर। ठीक है, चलो सबका पसंद का बाइक। देखो सबका पसंद क्यों हो गया, अब देखो आइचर मोटर का, ये रॉयल एनफील्ड का बिजनेस पहले भी था, लेकिन आप 5 साल पहले कंपनी का बिजनेस देखो। 2008 में आइचर मोटर का एक शेयर का दाम कितना था? 27 रुपीज। धीरे धीरे कंपनी का बिजनेस बढ़ने लगा, फिर 2013-14 के आसपास 350 हुआ। अगर किसी ने इस टाइम पे भी इसका बिजनेस को समझ लिया होता, आज कंपनी का शेयर का दाम देख पा रहे हो ना सर, 3,500। रिसेंटली इसका हाईएस्ट दाम चल रहा है 3,300। बीच में एक बार गिरा था कोरोना टाइम पे, अगर उस टाइम पे भी जिसने लिया था मालामाल हो गया, फिर से डबल हो गया। दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशन। अगर आपने 27 रुपीज में 2008 में जिसने लिया होगा, आप कैलकुलेट करके देख लो, 27 उस टाइम पे अगर 1000 शेयर्स किसी ने लिया होता 27 करके या 350 करके बाद में, तो कितना खर्चा किया होता। और आज कंपनी का 3,353 शेयर है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है सर, 1000 शेयर का वैल्यू कर लो। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं बिजनेस वैल्यूएशन। इसके बेसिस में कंपनी का वैल्यूएशन चेंज हो जाता है। ऐसे बिजनेस चूज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है सर। जैसे मैं आपको सिरमा के बारे में एक दिन का हिसाब बताया, ये मैं लॉन्ग टर्म में आपको दिखाया। तो कहने का मतलब क्या है सर, अगर आपका किसी कंपनी में शेयर है, शेयर इज नॉट ए सम ऑफ मनी बट इज एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय ए सम ऑफ मनी and made up of your various rights contained in the contract, including the right to sum of money of a more or less amount। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है।
you should know the shareholders are not in the eyes of you should know that the shareholders are not in the eyes of law part owner of the undertaking. The undertaking is somewhat different from the totality of shareholder. Company alag, shareholder alag. The rights and obligations attaching to a share are those prescribed by the memoranda and the article of the company. ये जो भी rights है, obligations है, ये company के memorandum में लिखा होता है. It must, however, be remembered that a shareholder has not only contractual right against the company, but also certain other rights which accrue to him. Accrue मतलब due, according to the provisions of the Companies Act. एक शेयर होल्डर का कंपनी के प्रति क्या राइट क्रिएट होता है, ये कंपनी लॉ बताता है. समझ रहे हो ना? तो शेयर क्या हो गया, ठीक है, ये शेयर होता है सर. और जो शेयर फुल्ली पेड अप हो जाता है ना, उसको स्टॉक कहते हैं. मैं आपको बताता हूँ. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 of the Companies Act 2013 defines the term share, which means a share in the share capital of a company and includes a stock. A share thus represents such proportion of interest of the shareholders as the amount paid up thereon bears the total capital payable to the company. It is measure of the interest in the company's asset to which person holding a share entitled. केस लॉ में आपको बताया, बोरलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील बोर्ड्स के केस में ऐसा हुआ था. Now what is share capital? सर शेयर कैपिटल दो तरह का होता है. एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ज्यादा मार्केट में क्या दिखता है, ये जो मैं आपको इतना सारा शेयर का बात कर रहा हूँ, ये जो मैं आईचआर मोटर का शेयर का बात कर लिया, इक्विटी. थैंक यू सर. प्रेफरेंस कैसे होते हैं, आप लोग अकाउंट्स में करते हो, देखना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पहले परसेंटेज लिखा होता है, 14% प्रेफरेंस कैपिटल. फिक्स रेट में कंपनी में इन्वेस्ट करता है ये लोग. इक्विटी का कोई फिक्स रेट नहीं होता. इक्विटी कभी परसेंटेज के लिए नहीं आता. इक्विटी वेरिएबल होता है. इक्विटी का कोई कमिटमेंट नहीं होता. अगर आप किसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो, अगर कंपनी ने प्रॉफिट दिया तो बल्ले बल्ले, अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिया तो घर जाओ मुंह सुखा के. कंपनी लॉस करेगा तो आपको भी लॉस झेलना पड़ेगा. इक्विटी का मतलब क्या होता है जानते हो? ट्रू ओनर. इक्विटी शेयर का मतलब होता है ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी. आईचआर मोटर का ओनर सिद्धार्थ लाल सीईओ है, फाउंडर विक्रम लाल है, ठीक है. विक्रम लाल, सिद्धार्थ लाल, ये लोग जितना बिजनेस के प्रति कनेक्टेड है, जितना इनका बिजनेस पे लॉस और प्रॉफिट का हिसाब है, उतना ही हिसाब आपका भी है अगर आप आईचआर मोटर का शेयर होल्ड करते हो. सर लेकिन ये लोग तो प्रोमोटर है, कंट्रोलिंग करता है. हाँ बस इसका शेयर होल्डिंग ज्यादा है, कंट्रोलिंग तो करेगा. आप एक दो शेयर लेके क्या कंट्रोलिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. लेकिन सर बात यह है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट लॉस में विक्रम लाल, सिद्धार्थ लाल, ये लोग जितना प्रॉफिट में खुशी और लॉस में दुखी होगा, एक नॉर्मल इक्विटी शेयर्स का भी वही हालत होता है. कंपनी का खराबी, कंपनी का अच्छा ही बोल के अलग बात है सर. आप सोचते हो कि कंपनी में इन्वेस्ट किया, मुझे रिटर्न चाहिए. बट जब आप इन्वेस्ट करते हो ना किसी भी कंपनी में, चाहे वो आईचआर मोटर हो, चाहे वो सिरमा एसजीएस हो, आप ये सोच के इन्वेस्ट करो कि बिजनेस के अंदर आपको नॉलेज है कि नहीं. अगर आप बिजनेस के बारे में नहीं जानते हो, इन्वेस्ट मत करो. पैसा डूबेगा तो फिर रोने का कुछ नहीं है. जानबूझ के करो तभी समझ में आएगा. तो इक्विटी क्या होता है? ट्रू ओनर. इसीलिए अगर कंपनी का सिचुएशन कभी खराब होता है, ट्रू ओनर के लिए कुछ नहीं बचता. जैसे कि रिसेंटली कुछ कंपनी का नाम लेता हूं, अच्छा बहुत बोला, कुछ खराब भी सुन लो. बिग बाजार, फ्यूचर रिटेल. अच्छा बहुत सारा बोला तब से, कुछ खराब भी देख लो. दुनिया में थोड़ी पॉजिटिविटी थोड़ी होता है, नेगेटिव भी होता है ना. ये नेगेटिव देखो, ये बिग बाजार का शेयर का नाम है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड. आज बंद पड़ा है, काफी दिनों से केस चल रहा है, आज जाके बंद पड़ गया. अगर किसी ने बिग बाजार में इन्वेस्टमेंट करके रखा था काफी ज्यादा, एक टाइम था 2018-19 के टाइम पे एक शेयर 500-600 में बिक रहा था. अब एक शेयर का दाम 3 टका 80 पैसा है. किसी को लेना है क्या? पागल हो क्या? बिजनेस लीगल प्रॉब्लम में चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, हाथ भी मत लगाना. ठीक है सर. तो फिर सर वही तो कहना चाहता कि बिजनेस में अच्छाई भी होता है, खराबी भी होता है. इक्विटी शेयर कैपिटल को दोनों सहना पड़ता है.
लेकिन प्रेफर्ड वाले खराब के साथ नॉर्मली नहीं रहता है। जब बिजनेस का सिचुएशन खराब होता है, प्रेफर्ड वाले बोलता है कि मुझे अपना रिटर्न दे दो, मैं चला जाता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ। जैसे ये बिग बाजार आप देख रहे हो ना, बंद के कगार में है। कुछ कंपनी ऑलरेडी बंद हो चुका है। इसे और एक कंपनी का नाम लेता हूँ, रिलायंस कम्युनिकेशन। रिलायंस कम्युनिकेशन किसका है जानते हो? 2 टका 80 पैसा का शेयर चल रहा है। एक जमाना था एक शेयर का दाम 800 भी गया है। ये मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी का कंपनी है, लेकिन सर करेंटली बैंकरप्टेड है, दिवालिया हो चुका है। एक समय था ना, ये वाला रिलायंस का फोन बहुत लोगों ने यूज किया, जीएसएम फोन के लिए जाना जाता था। मतलब नेटवर्क भी मिलता था, सस्ता फोन भी मिलता था। बॉम्बे गुजरात साइड में बहुत चला है, कोलकाता में थोड़ा कम चला है, बट ये भी चला है। करेंटली बैंकरप्टेड है। ये देखो, कंपनी फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी, मतलब कंपनी बैंकरप्सी में चला गया। कंपनी का एसेट मार्केट में सेल होके जितना लोन है वो लोन रिपे करने का काम चल रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। अगर आपने रिलायंस का शेयर होल्ड किया था, अगर कंपनी जिस दिन से डूबना चालू किया, आपका भी कंपनी के साथ आप भी डूब गए। ये रिस्क है, ये रिस्क है। लेकिन अगर आप समय रहते रहते सीख जाते तो सेल करके निकल जाते। बट किसी ने समझा ही नहीं, यहाँ तक वेट किया। 800 से मार्केट गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा। आप सोचने लगा अनिल अंबानी है, कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। क्या करेगा? कुछ नहीं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आशा आया था 77 से, फिर से थोड़ा सा आशा दिखाया था 2015 में। तो उसके बाद आशा फिर से खत्म हो गया, आशाएं फिर से खत्म हो गई। आप देखो कहाँ कहाँ से कहाँ आके लटका। इसको बोलते हैं आसमान से टपका और खजूर पे लटका। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिजनेस एनालिसिस के बारे में बात कर। ठीक है, तो कंपनी लॉ भी इसी तरह से बना हुआ है सर। ठीक है, बिजनेस के साथ साथ लॉ बना हुआ होता है, बिजनेस के बाहर जाके नहीं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता है सर? जब आप कंपनी का शेयर होल्ड करते हो ना, जैसे मैं रिलायंस का नाम क्यों लिया, जब कोई कंपनी बंद होता है, जैसे ये बंद के कगार में है, बैंकरप्सी प्रोसेस चल रहा है, इसका मतलब है कि ये बंद होने वाला है, इसका सारा एसेट्स वगैरह सेल हो रहा है। तो सबसे पहले किसको पैसा दिया जाएगा? बोलो। इनका एसेट सेल करके सबसे पहला पैसा किन लोगों के पास जाएगा? जो भी इनका एसेट सेल करके आएगा। हाँ बोलो सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। नहीं सर, पहले जाएगा लोन होल्डर के पास। पहले जाएगा जो कंपनी को लोन दिया है उनके पास। अनिल अंबानी को जिन लोगों ने लोन दिया है, जिनको हम लोग बोलते हैं डेब्ट होल्डर। जैसे कि एक केस देखो, यहाँ पर बहुत सारा केस है। एरिक्सन केस, सोनी एरिक्सन बोल के कंपनी था ना, एरिक्सन कंपनी के साथ इनका कुछ प्रॉब्लम ये था। 2013 में रिलायंस कम्युनिकेशन साइंड ए मल्टी ईयर मैनेज सर्विस विद एरिक्सन टू मैनेज सर्विस ऑफ वायरलाइन एंड वायरलेस नेटवर्क 1 लाख किलोमीटर का of fiber and mobile infrastructure in 11 telecom circles in India. This arrangement was smooth business relationship until 2016, post which Reliance Communications struggled to pay the dues. लोन लिया था पर ड्यू नहीं दे पा रहा था। This has been seen as an effect of Reliance Jio that disrupted the Indian telecom industry. जियो मतलब उनका ही भाई आके इनको प्रॉब्लम में डाल दिया। सर वो बात अलग है, उनके बीच में कुछ पुराना कहानी है, उसमें बात नहीं करते हैं। So with aggressive pricing after its commercial launch in September 2016, that affected all the leading telecom players. और ये सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशंस को ही नहीं, एयरटेल को भी, इवन वोडाफोन को भी प्रॉब्लम में डाल दिया। तो सर व्हाट इज द पॉइंट? सर उसके बाद एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, लॉ का जो कोड होता है, कंपनी लॉ का कोड, एनसीएलटी कहते हैं उनको। बाई सितंबर 2017 एरिक्सन टर्मिनेटेड एमएसए एंड अप्रोच्ड एनसीएलटी। 11 बिलियन ड्यूज है इनका। फिर वो ड्यू बढ़ते बढ़ते 13 बिलियन हो गया। फिर कुछ एरिक्सन को जमा किया, फिर अभी भी कुछ बाकी है। In February 2019, Supreme Court has said Anil Ambani and 3 others guilty for contempt of court and directed them to make payment of 19 months. Meantime, Mukesh Ambani, the elder brother of Anil, helped with him bailout of 4.63 billion. इतना पैसा देके उनको बेल किया, नहीं तो उनका जेल हो जाता। बिजनेस
अच्छा है, बट बिजनेस में प्रॉब्लम भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। समझ रहे हो सर? सब कुछ एज पर लॉ, एज पर लॉ होगा सर, ठीक है। एवरीथिंग इज एज पर लॉ। एक समय पे एक्चुअली ये कुछ गलत डिसीजन ले लिया था, समय के साथ साथ अपने आप को संभाल नहीं पाया। तो जब भी कोई कंपनी बंद होता है ना, तो सबसे पहले कंपनी का, मानो कि ये एक बिजनेस है, रिलायंस कम्युनिकेशन। अब ये जब बंद होता है तो कंपनी पे लोग लाइन लगाते हैं कि भाई पैसा दे दो, भाई पैसा दे दो, भाई पैसा दे दो, मैंने पैसा लगाया था। सबसे पहले लोन वाले को मिलेगा, लोन होल्डर को, क्योंकि लोन वाले ना आउटसाइडर होते हैं, इनसाइडर नहीं। ये इंटरेस्ट में काम करता है। सेकंड में लाइन लगेगा प्रेफरेंस वाले, ये शेयर होल्डर है बट हाइब्रिड टाइप का, क्योंकि इनका फिक्स इंटरेस्ट होता है, तो लोन वाले की तरह इनका फिक्स रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन क्योंकि ये शेयर होल्डर है, सरकार का टैक्स पेमेंट के बाद ही इनका पेमेंट होगा। टैक्स देने के बाद अगर कुछ बचेगा तभी प्रेफरेंस को मिलेगा, इक्विटी से पहले मिलेगा। इक्विटी वाले सबसे लास्ट में। जब प्रॉफिट होता है, आप सबसे फर्स्ट कौन होता है प्रॉफिट में? यही लोग होता है। लेकिन जब लॉस भी होता है ना कंपनी का इक्विटी में, तो इक्विटी वाले को ही लॉस को झेलना पड़ेगा। ये नियम है सर, क्योंकि आप ट्रू ओनर हो। ये बात याद रखिएगा। कंपनी में अगर कंपनी बंद होता है, लॉस में जाता है, सबसे पहले कंपनी अपने लोन होल्डर, जो कंपनी को लोन दिया था, चाहे वो बैंक हो, डिबेंचर होल्डर हो, बॉन्ड होल्डर हो, सबसे पहले कंपनी उनको रीपे करेगा। उसके बाद कंपनी प्रेफरेंस को पैसा देगा। उसके बाद कंपनी इक्विटी के लिए जो बचेगा, अगर बचेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। ये खराब हालत में बता रहा हूं मैं। और जब अच्छा होता है, जैसे कि हम आप कितना सारा पॉजिटिव दिखाया, इक्विटी वाले का बल्ले बल्ले, लेकिन वो एनालिसिस के साथ आता है। तो शेयर्स क्या है? अच्छा, यहाँ पर देखो, इक्विटी का भी वोटिंग राइट्स आता है, प्रेफरेंस का वोटिंग राइट नहीं होता है। स्पेशल केस छोड़ के कंपनी में वोटिंग राइट प्रेफरेंस का नहीं होता है, क्योंकि दे आर नॉट ट्रू ओनर। ये ट्रू ओनर नहीं होता, ये ट्रू ओनर होता है, क्योंकि रिस्क लेता ही है। तो वोटिंग राइट भी इन्हीं को मिलना चाहिए। वोटिंग भी दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डीबीआर भी बोलते हैं उसको। प्रेफरेंस वाले को वोट का राइट नहीं मिलता सर, स्पेशल केस में मिलता है। अपने अगर मानो प्रेफरेंस शेयर के ही कुछ मीटिंग चल रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर अपने मीटिंग में वोट दे सकता है, बट कंपनी का जनरल डिस्कशंस में प्रेफरेंस शेयर वोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो तो फिक्स रेट में काम करता है। कंपनी में मानो रिलायंस में पैसा डाला, 10 लाख डाल दिया, तब बदले में रिलायंस इसको बोला कि भाई तुम शेयर कैपिटल प्रेफरेंस वाले हो, चलो तुमको मैं 14% दूंगा। तो ये अगर 14% में राजी था, 12% में राजी था, जो भी कंपनी प्रॉफिट करेगा 12% देगा, 14% देगा, 10% देगा, वट एवर, फिक्स रेट में। लेकिन इक्विटी का कोई ऐसा फिक्स रेट नहीं होता। इक्विटी वाले को डिविडेंड मिलता है। इक्विटी वाले का दो इनकम है सर। इक्विटी वाले का दो तरह का इनकम होता है, एक जो कंपनी प्रॉफिट कमा के डिविडेंड प्रोवाइड करता है, और दूसरा जब कंपनी का शेयर मार्केट में ग्रोथ करता है तो इसमें कैपिटल गेन होता है। जैसे आइचर मोटर में मैंने आपको एग्जांपल में दिया कि एक 300 का शेयर 2014 में, ठीक है, 3,500 करेंटली अप्रॉक्स, इसको बोलते कैपिटल गेन। क्या बोलते इसको? इसको बोलता है कैपिटल गेन। इसके ऊपर टैक्स में चैप्टर आता है कैपिटल गेन का। सर बोझा যাচ্ছে, समझ में आ रहा है? तो सर शेयर क्या আমি हो गया? আচ্ছা একটা একটা কোশ্চেন বলছি, আমি বলুন। আপনি বা যেরকম মানে নর্মালি যে শেয়ার মার্কেটে যে শেয়ার হোল্ড করা, আমরা তাহলে ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার নাকি? Yes, we are equity shareholder. We are equity shareholder. प्रेफरेंस शेयर होल्डर स्पेशल केसेस में दिखा जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉर्मली हम लोग नहीं होते हैं सर। रिसेंटली किसी ने प्रेफरेंस इशू किया कि मैं देख लेता हूँ। प्रेफरेंस शेयर, इशू करता है कभी कभी, कोई कोई कंपनी इशू करता है। ये देखो, केशोराम इंडस्ट्रीज बोल के इंडस्ट्री है, ये देखो, ये रिसेंटली 2 हफ्ता पुराना बात है।
Keshoram Industries at its meeting held on 11th August 2022 has decided to exercise the options of conversion of zero coupon optionality convertible redeemable preference share of face value of 100 each into equity share. अच्छा, जो प्रेफरेंस शेयर था उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का बात किया 10% करके, जिसका प्राइस होगा कन्वर्जन प्राइस 65 करके। तो ये कंपनी इशू करता है, इट्स अ वेरी रेयर प्रेफरेंस शेयर, रेयर होता है, लार्ज अमाउंट में बड़ा कंपनी को देता है। इन जनरली जो हम लोग मार्केट में देखते हैं वो इक्विटी शेयर है, बट कंपनी बीच बीच में इस तरह का करता है सर, ठीक है, कंपनी बीच बीच में ऐसा करता है। तो शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, इसके बारे में कहाँ लिखा है? सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द शेयर्स और डिवेंचर और अदर इंटरेस्ट। डिवेंचर में आपको बोला ना, डिवेंचर मतलब लोन, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई, अगर आप कंपनी को डिवेंचर देते हो, ठीक है, दे सकते हो सर, कंपनी डिवेंचर भी इशू करता है, बॉन्ड इशू करता है, डिवेंचर मार्केट से खरीदा भी जाता है। ये देखिए सर, मैं एनएसई में आ गया, यहाँ पर ना लिस्ट आ जाएगा, प्राइवेट कंपनी देखो, बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड डिवेंचर के तो है, ठीक है। यहाँ पर देखो सरकारी कंपनीज है, यहाँ पर आपको प्राइवेट कंपनी भी दिख जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह आ जाता है। ये देखो सर, इतना करके सब फेस वैल्यू चल रहा है 1000 करके, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, आपको बोला ना बोलने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो डिवेंचर क्या होता है? लोन होता है। और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। मूवेबल है मतलब आपका शेयर किसी और को आप दे सकते हो, इसीलिए तो शेयर मार्केट में इतना इजीली शेयर सेल बाई हो जाता है ना सर। शेयर मार्केट में शेयर इतना इजीली सेल बाई कैसे होता है? बिकॉज ये मूवेबल है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में बहुत इजी होता है, प्राइवेट कंपनी में थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 2 से 200 मेंबर के बीच में ही सारा खेल चलता है, और पब्लिक कंपनी में 7 से लेके अनलिमिटेड मेंबर हो सकता है। तो अनलिमिटेड मेंबर में शेयर का ट्रांसफर बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी में इट विल बी इजियर टू ट्रांसफर शेयर इजीली, और बड़ा कंपनी हो तो और इजीली। शेयर्स शैल बी नंबर्ड, शेयर का नंबर होता है। सेक्शन 45 प्रोवाइड्स एवरी शेयर इन ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर, जो कंपनी लेवल में मैनेज होता है। दिस इंप्लाइज दैट एवरी शेयर शैल बी नंबर्ड। हाउएवर this shall not be applied to shares held by a person whose name is entered as holder of beneficial interest in such shares in the records of the depository। डिपोजिटरी कौन है? जो शेयर मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट को देखता है। एनएसडीएल, सीडीएसएल बोल के 2 संस्था है, सरकारी संस्था है सर, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। इसके ऊपर भी स्पेशल लॉ का पेपर आता है, ठीक है। सिक्योरिटी लॉ, डिपोजिटरी लॉ के केस में सीएस एग्जीक्यूटिव सीएससी में फाइनल में आता है डिपोजिटरी लॉ, उसमें मैं इसको पढ़ाता हूँ। बट यहाँ पर आप इतना जान लो कि एनएसडीएल, सीडीएसएल, इसका भी मार्केट में शेयर है, मतलब ये भी एक कंपनी है, सीडीएसएल, एनएसडीएल। ये देखो सीडीएसएल शेयर प्राइस क्या करता है? द फर्स्ट लिस्टेड इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटी डिपोजिटरी वाज फाउंड इन 1999। इसका मेन काम है होल्डिंग एंड ट्रांजैक्टिंग इन सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। किसका शेयर किसको मिलेगा, किसका शेयर किसको सेल होगा, मतलब अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो आपको शेयर मिल जाएगा, और जो सेल कर रहे हैं उसका शेयर डेबिट हो जाएगा। तो ये सब सेटलमेंट का काम करता है मार्केट में, ठीक है। तो ये काम इनका है। कितना तरह का शेयर कैपिटल होता है? सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट 2013 provides the kinds of share capital according to the provision the share capital of company limited by shares shall be up to 2 types। एक होता है विद वोटिंग राइट्स, एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सर ये जो वोटिंग राइट्स का खेल है नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, ठीक है, कि नॉर्मल वोटिंग राइट्स में क्या होता है और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में क्या होता है, और प्रेफरेंस शेयर का क्या स्पेशलिटी है। ऐसे मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, बस थोड़ा एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये हो जाए फिर मैं आपको डिवेंचर भी बता दूंगा लगे हाथ, ठीक है। ये प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर का आइडिया क्लियर होना बहुत जरूरी है मार्केट के हिसाब से। इसके बाद मैं आपको एमओए एओए बताऊंगा, और एमओए एओए के साथ साथ 2 केस लॉ है सर। एक हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंट्रा वायरस, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ऐसा कुछ केस लॉ है। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। जिन लोगों का बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का पहला क्लासेस मिस है, मैं उनको इसी वीक के अंदर सारा क्लास शेयर करूंगा, आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है सर।
समझ में आ रहा है? बोलो। सुब्रतो, अभिषेक, ज्योति, दीपायन, तनन, नवनील, साहिल, संपद, प्रियाक्षी, श्रद्धा, बोलो सर। सभी को पूछ रहा हूँ। हाँ सर। ओके হ্যাঁ স্যার। ठीक है सर। ठीक है सर, मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं डिफरेंशियल sir. वोटिंग राइट्स, हाँ बाय सर, और वोटिंग Bye, राइट्स के sir. बारे में राखलाम, continue good night, करूंगा। sir. ओके सर, गुड नाइट, टाटा। ठीक है, आज Bye, इतना sir. ही। ओके सर। ओके सर। सर,